नमस्कार, मैं डॉक्टर एच एम निम्बार्क, प्रिंसिपल एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ ज्ञानमंजरी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आप सभी का इस सेशन में इंजीनियरिंग एंड एनामोमस सी सेशन के टाइटल के अंतर्गत आप सभी का स्वागत करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बधाई देता हूं कि आपके सन डॉटर 2 साल से कंटिन्यूसली प्रिपरेशन कर रहे हैं और उस प्रिपरेशन का रिज़ल्ट धीरे धीरे एग्ज़ामिनेशन के रिज़ल्ट के तौर पे या आने वाले एग्ज़ामिनेशन के रिज़ल्ट के तौर पे आपको मिलने लगेगा। आज हम इकट्ठा हुए हैं कुछ ऐसी बातें करने के लिए ताकि हमारे देश का भविष्य जो है वो बहुत बढ़िया हो। आप बोलेंगे कि देश का भविष्य कैसे बढ़िया होगा, तो हम लोग जैसे कहते हैं कि यूथ इज़ फ्यूचर ऑफ आवर नेशन, उसी हिसाब से फैमिली का भी भविष्य जो है वो हमारे यूथ, हमारे बच्चों के साथ जुड़ा है। नेशन का भविष्य तो अच्छा होगा ही अगर यूथ का ओवरऑल अच्छा डेवलपमेंट होगा तो, और उसी हिसाब से हमारे कुटुंब का भविष्य है, हमारी फैमिली का भविष्य है, वो भी हमारे बच्चों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। आप सोचिए कि आज से 10 साल के बाद, 15 साल के बाद आपकी फैमिली का जो भी स्टेटस होगा या जो भी भविष्य होगा वो कौन लिख रहा होगा या कौन मैनेज कर रहा होगा, वो हमारे अभी जो हमारे बच्चे हैं वो लिख रहे होंगे। और अगर अच्छा भविष्य चाहते हैं हम लोग हमारे नेशन का भी और हमारे कुटुंब का भी, तो हमें अच्छी प्लानिंग करनी पड़ेगी। अच्छी प्लानिंग तभी होगी जब हमारे पास गहरी इन्फॉर्मेशन होगी, हमारे पास नॉलेज होगा, जो हम करने जा रहे हैं उसका पूरा विवरण होगा, हमारे पास लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगा। और अगर प्लानिंग अच्छी कर पाए तो हम लोग एग्जीक्यूशन भी अच्छा कर पाएंगे। और अगर एग्जीक्यूशन अच्छा होगा तो एक्सपर्ट कहते हैं कि एग्जीक्यूशन अगर अच्छा है तो डेफिनेटली फ्यूचर भी अच्छा होगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारा प्रेजेंटेशन जो है, मेरा इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन है, उसका टॉपिक है इंजीनियरिंग एंड एनामोमस सी। इंजीनियरिंग इतना बड़ा एरिया है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते, और हम लोग लाइफ लॉन्ग उसके अंदर अगर मेहनत करें तो भी वो कम पड़ेगा। इसलिए हमने एनामोमस सी एक अखाद्य समुद्र के तौर पे इसको रिप्रेजेंट किया है। मैंने जैसे आपको बताया कि हमें पता होना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। उसकी एक प्रेजेंटेशन की स्लाइड में आपको दिखेगा कि कोई बच्चे जो है या आदमी है वो ऊपर से छलांग लगाते हैं नहाने के लिए। अगर उसको पता होगा कि यहाँ पर दीवार है, नज़दीक में कोई दीवार है, अगर उसको पता नहीं होगा कि वहाँ पर नज़दीक की दीवार है, तो कैसे रिस्क बढ़ जाएगा वो हम लोग समझ सकते हैं। और रिस्क ज़्यादा है तो हो सकता है कि भविष्य भी धुंधला हो, या उसमें हमें जैसे दिख रहा है कि कुछ डैमेज हमारा हो या जान भी जा सकती है। तो हमारे इस प्रेजेंटेशन का या हमारे इस कम्युनिकेशन का, आज के ये सेशन का मतलब ही यही है कि हमारा कुटुंब जो है उसका भविष्य जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन बेस पे हम लोग अच्छी तरह से प्लान कर पाए, एग्जीक्यूशन पर कर पाए और उसको सुधार पाए या बढ़िया बना पाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस प्रेजेंटेशन के डिटेल की बात करें तो उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग क्या है और इंजीनियरिंग एजुकेशन क्या है, उसमें की कौन कौन सी एग्जामिनेशन आती है। जैसे JEE मेन की 3 सेशन हो गए हैं, लास्ट सेशन अभी होने वाला है वो 26 अगस्त से 2 सितंबर के बीच में होने वाला है, और उसी सितंबर में शायद उसकी रिज़ल्ट भी आ जाएगी। हमें पता है गुजसेट 6 अगस्त को लेने वाले हैं, और JEE एडवांस 3 अक्टूबर। ये हर एक टाइम, एवरी सेमेस्टर, एवरी ईयर यही कुछ प्रोसीजरल रहती है, उसका यही कुछ शेड्यूल रहता है। हाँ, डेट टाइम चेंज हो जाते हैं, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। इस समय में हमें पता है कि सिचुएशन क्या चल रही है, तो उस हिसाब से हमारी ये एग्जामिनेशन थोड़ी डिले हुई। शायद हो सके कि अगले साल ये डिले ना हो, यार उसके अगले साल रेगुलर टाइम पे भी आ जाए।
हमें पता है JEE की पैटर्न क्या है। मैं इसकी डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप इस वीडियो को पॉज करके या रिवर्स करके इस स्लाइड को फिर से डिटेल में देख सकते हैं, ताकि हमारा टाइम भी बच जाए और आपको जो चाहिए वो इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिल जाए। इसलिए मैंने ये स्लाइड्स यहाँ पर रखी है और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रखी है। आप रिपीट कर सकते हैं इसकी डिटेल। इसमें एग्जामिनेशन मोड, ड्यूरेशन, सब्जेक्ट, टोटल क्वेश्चंस क्या क्या रहेंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या आते हैं। वैसे भी हमने 3 ऑलरेडी सेशंस JEE मेन के पास किए हुए, तो हमें सब कुछ पता है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाने वाला हूँ। JEE मेन पेपर स्कोर के बेस पे जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी जोसा और सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड CSAB ये दोनों एडमिशन्स देती है डिफरेंट कॉलेजेस में। तो इसके अंदर कौन कौन सी कॉलेजेस जो है वो कौन सी कमिटी के बेस पे और कितनी इंस्टीट्यूट्स आर अवेलेबल है इंडिया के अंदर, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैंने दी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज JEE एडवांस के बेस पे ही एडमिशन देती है और वो जोसा कंडक्ट करती है, और उसके अंदर में 23 कॉलेजेस आते हैं। उसी हिसाब से NITs जो है वो 31 जोसा कंडक्ट करती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन IIIT की बात करें, जोसा 23। उसके अलावा गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट GFTI, उसकी भी 20 इंस्टीट्यूट्स है जोसा के बेस। सेल्फ फाइनेंस टेक्निकल इंस्टीट्यूट CSAB 17 है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस डायरेक्ट एडमिशन देती है, और इंस्टीट्यूट जो है एक है। IIST भी है जो डायरेक्ट एडमिशन देती है JEE मेन के बेस पे, नहीं कि जोसा और CSAB के बेस पे। ये इन्फॉर्मेशन आप रिपीट कर सकते हैं। उसके अलावा गुजरात की अगर बात करें तो 50% सीट पे वो JEE मेन के बेस पे डायरेक्ट एडमिशन देते हैं। निर्मा यूनिवर्सिटी है, SESC अहमदाबाद की यूनिवर्सिटी जो है, PDPU जो है, GFSC यूनिवर्सिटी है, नवरत्ना यूनिवर्सिटी है, या IIT रैम की बात करें तो ये सब कितनी परसेंटेज सीट वो JEE मेन के बेस पे एडमिशन देते हैं उसका विवरण यहाँ पर दिया हुआ है। ये भी चेंज हो सकता है, आपको उसके लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको वेबसाइट सर्फ करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट वेबसाइट सर्फ करनी पड़ेगी। अगर हम लोग बात करें तो IIT की रैंक की या कैटेगरी कट ऑफ ऑल इंडियन रैंक की बात करें तो यहाँ पर दिखाया है, मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊँगा। आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए JEE advance.ac.in वहाँ पर जाके आपको कट ऑफ देखने पड़ेंगे, बट जनरली ये कट ऑफ रहते हैं, उसके आगे पीछे हो सकता है। इस बार थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा क्योंकि मास प्रमोशन हुआ है, तो बट ऑल इंडियन रैंक जो आता है उसके डिपेंड रहता है ये क्या प्लस माइनस होते हैं। अगर हम लोग आगे गुजरात स्टेट की बात करें तो उसके अंदर जनरली कितने IITs के अंदर एडमिशन स्टूडेंट्स लेते हैं वो यहाँ पर थोड़ा बहुत डिटेलिंग दिया है। जैसे IIT के अंदर 11,000 सीट से 2014, 16, 18 में कितने स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था, अबाउट 100 बेस्ड ऑन JEE एडवांस। NITs के अंदर 400 और IITs के अंदर अबाउट 100 एडमिशन्स JEE एडवांस के बेस पे या मेन के बेस पे हुए थे। ये यहाँ पर GFTIs की भी बात है, जो BVM DDIT MSU की कवर उसको कवर करे, तो इसका भी हमें IISc का नहीं मिला। तो ये JEE मेन और एडवांस की बात हुई। अब हम गुजसेट की बात करें। गुजसेट इन गुजरात जो है वो ऑल गवर्नमेंट कॉलेज जो 100% गुजसेट के बेस पे एडमिशन्स देती है और उसमें कोई कोटा नहीं होता। DICT, निर्मा, PDP उसमें 50% और 50% जो है वो एडमिशन जो है वो SFI के अंदर या तो निर्मा, DICT, PDPU के अंदर 35% ऑल इंडियन कोटा थ्रू JEE मेन पेपर 1 स्कोर 15% NRI, इस तरह से एडमिशन मिलते हैं गुजसेट के बेस पे ऑफ डिफरेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो। IIT रैम की बात करें तो 50% थ्रू जोसा काउंसलिंग यहाँ पर एडमिशन मिलता है और 50% ACPC थ्रू एडमिशन। ACPC का मतलब होता है, आपको पता ही होगा, एडमिशन कमेटी फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज।
Navratna University 75% ऑल इंडियन कोटा थ्रू JEE मेन 25% पेपर एंड स्कोर के बेस पे एडमिशन देती है और ऑल अदर SFI 75%। अब ये 75 का 50% दिस ईयर से ये 50% हो गया है। तो यहाँ पर ऑल SFI 50% एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन दी SEPC एंड 50% बेस्ड ऑन दी ऑल इंडिया और मैनेजमेंट और NRI कोटा एडमिशन देंगी इस साल से। तो अगर हम लोग थोड़ा डिस्कस करें कि JEE मेन और गुस्सेट उसमें से क्या करना चाहिए, किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए या प्रायोरिटी देनी चाहिए कि नहीं, तो जो ये गुजराती में मैंने लिखा है, जो वर्ष दरमियान JEE પૂરતી તૈયારી કરી હોય અને ફક્ત રિવિઝન કરવાનું બાકી તેમણે માત્ર JEE તૈયારી કરવી। JEE મેની પરીક્ષા પછી તરત જ ઇન્ટરનેટ પર આન્સર કી મળશે, જેની મદદથી કેટલાક માર્ક્સ આવે છે તેની ગણતરી કરી શકો છો। अगर 175 प्लस હોય તો JEE એડવાન્સની તૈયારી શરૂ કરી દેવી। અધરવાઇઝ ગુસ્સેટની તૈયારી કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે JEEના મેઇનના માર્ક્સ પરથી NIT, DICT, નિરમા એટસેટ્રામાં મનગમતી બ્રાન્ચમાં એડમિશન મળવાની પૂરતી શક્યતા છે જ। આ ઉપરાંત જો વર્ષ દરમિયાન JEE મેઇનની તૈયારી નથી કરી અથવા તો નોકરી કરી પણ અથવા તૈયારી કરી છે પણ 125 કરતાં ઓછા માર્ક્સ આવવાની સંભાવના છે, તો JEE ભૂલી જઈને માત્ર ગુસ્સેટની તૈયારી કરવી, કારણ કે તમે જે આંકડા જોયા આગળ 100, 400 એટલા જ એડમિશન માત્ર JEE મેઇન કે થઈ શક્યા છે અત્યાર સુધીમાં અરાઉન્ડ 100 or 400 NIT IITsમાં। સો વાય વી શુડ મોર ફોકસ ઓન દેટ, વાય वी शुड नॉट फोकस ऑन JEE आई मीन गुस्सेट। मैं आपको दिखाता हूँ गुस्सेट की भी इफ़ेक्ट क्या होगी। इस साल से SEPC जो है वो 50% PCM बेस्ड या अदर ब्रांचेस में जैसे बायोमेडिकल उसमें तो PCM एंड बायोलॉजी को भी इंक्लूड कर दिया है। अगले साल से तो हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में गुजरात की हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज हर एक यूनिवर्सिटी में A ग्रुप हो या B ग्रुप हो, वो सभी एडमिशन्स कोई भी इंजीनियरिंग ब्रांच में ले सकते हैं। सो इस साल अभी रिस्ट्रिक्टेड है, थोड़ी बहुत ही ब्रांच है जिसके अंदर B ग्रुप एडमिशन ले सकते हैं, पर अगले साल से तो A और B दोनों ग्रुप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकेंगे। ऐसा गवर्नमेंट रिजोल्यूशन भी पास हो गया है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं गुस्सेट की, और SEPC में गुस्सेट और PCM के मार्क के बेस पे 50% एडमिशन दिया जाएगा इस साल। कॉमन मेरिट लिस्ट बनेगा। मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट्स की बात करूँ, जैसे पटेल विराज करके, उसका बोर्ड के PCM के मार्क्स 290 थे, उसका मेरिट नंबर 21 था, उस गुस्सेट का स्कोर था 112.5। और शाह नील का अगर बात करें तो उसका भी बोर्ड PCM था 290 मार्क्स, मेरिट नंबर था 213। देखिए 21 से ये सीधा 213 पे आ गया, क्योंकि उसके गुस्सेट के मार्क जो है वो 96 थे। धमेचा मयूर का 290, PCM के मार्क 607, बट उसकी रैंक देखिए 607, और गुस्सेट का स्कोर क्या था 85। बिकॉज ऑफ दैट 85 उसकी मेरिट रैंक जो है वो 607 हो गई, और पटेल विराज की मेरिट जो रैंक हो 21। उसी हिसाब से आगे भी काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिसकी हम लोग PCM और गुस्सेट की जो स्कोर है उसके बेस पे हम लोग देख सकते हैं कि उसकी मेरिट नंबर कितनी ज़्यादा हाई हो जाती है अगर हम लोग गुस्सेट पे ध्यान नहीं देते। हम लोग JEE मेन और एडवांस पे ध्यान देते हैं पर गुस्सेट पे ध्यान नहीं देते। ये इसका रिजल्ट है कि हमारी मेरिट बहुत आगे बढ़ जाता है और फिर गुजरात के अंदर भी अच्छी कॉलेजेस में अच्छे मेरिट पे अच्छी ब्रांच में एडमिशन नहीं मिल रहे। दैट इज़ बिकॉज ऑफ हम लोग गुस्सेट को अवॉइड करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मेरे एग्जाम्पल में आपको दिखा के आपको बोल रहा हूँ। सो ये सब एग्जाम्पल्स है जो दिखाता है कि ऐसा कुछ हो रहा है। आप इसको रिवर्स या फॉरवर्ड करके आगे पीछे करके आप वीडियो को फिर से थोड़ा एनालिसिस कर सकते हैं। ये पिछला डेटा है जिसमें 50%, 60-40% की मेरिट कैलकुलेशन थी अगर हम बात करें PCM या गुस्सेट की, तो उस हिसाब से ये कैलकुलेशन हुआ था उस टाइम पे। अब SEPC एडमिशन की अगर बात करें तो उसमें क्या प्रोसीजर रहते हैं। उसमें पहले एलिजिबिलिटी प्रिपरेशन डॉक्यूमेंट आपको करना चाहिए, फिर पिन और बुकलेट
बाई करके रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के बाद फाइनलाइजेशन ऑफ कॉलेज एंड ब्रांचेस होता है। उसके लिए पहले मॉक राउंड होता है। मॉक राउंड का मतलब है आप प्रैक्टिस राउंड, जिसमें आप अगर अपनी चॉइस मैक्सिमम डाल सकते हैं। जैसे आपको लेना है ज्ञानमंजरी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर, फिर आपको लेना है ज्ञानमंजरी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैकेनिकल, फिर आपको लेना है सपोज ज्ञानमंजरी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिविल। तो इस हिसाब से अगर आपको लेना है निर्मय यूनिवर्सिटी कंप्यूटर, तो आप निर्मय यूनिवर्सिटी कंप्यूटर को सिलेक्ट करके टॉप पे रखिए। उसके बाद में ये सब कॉलेजेस का ब्रांच का लिस्ट कीजिए, ताकि मॉक राउंड के बाद एक लिमिट के बाद एक डेज के बाद आपको पता चले कि उसमें जो आपने डाली थी लिस्ट, उस हिसाब से आपको आगे उस सीट पे एडमिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसमें भी TFW होता है, जो ट्यूशन फी व्यूअर स्कीम जो है उसके अंतर्गत भी आपको एडमिशन मिलता है। पर उसके अंदर आपको एडमिशन लेने के लिए आपको TFW की सीट्स को सिलेक्ट करके उसको लिस्टिंग करना पड़ेगा पोर्टल में, आपके स्टूडेंट पोर्टल में आपको चॉइस की फिलअप करनी पड़ेगी। तभी जाके अगर आपका मेरिट सही रहा तो आपको उस सीट पे एडमिशन मिल सकता है। उसके बाद में मॉक राउंड के बाद में चॉइस फिलिंग होते, जो मैंने अभी डिस्कस किया आप कन्फर्मेशन ऑफ राउंड 1। राउंड 1 का कन्फर्मेशन आएगा, मॉक राउंड के बाद राउंड 1 चालू होगा। उसमें भी सेम प्रोसीजर, आप चॉइस को चेंज कर सकते हैं। उस हिसाब से रिज़ल्ट आएगा, जिस दिन पे रिज़ल्ट आएगा उस टाइम पे जो भी पहले आपने चॉइस की होगी उस हिसाब से आपको कौन सी सीट पे कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है वो आपको दिखाई देगा। और चॉइस मिलने के बाद आपको उसको कंफर्म करना है। अगर कंफर्म नहीं करना है तो रीशफलिंग राउंड में आप जा सकते हैं। रीशफलिंग में राउंड में जाके आप फिर से चॉइस को अपडेट कर सकते हैं और इस हिसाब से अगर आपको मिला। पर एक बात याद रखिए, आपको फर्स्ट सीट मिल गई, उसको कंफर्मेशन करने के लिए आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी और आपको कंफर्म करना पड़ेगा, तभी जाके वो सीट कंफर्म होगी। अगर आपने वो सीट कंफर्म नहीं की और रीशफलिंग राउंड में चले गए तो उसका मतलब ये होता है कि आपने पहली वाली सीट जो है वो छोड़ दी है और आप दूसरी वाली सीट जो मतलब जो भी आप सिलेक्शन करेंगे या जो भी चॉइस फिलिंग करेंगे उस हिसाब से जो भी आपको सीट मिलेगी वो आपको मंजूर है। अगर आपने पहली सीट कंफर्म करने के बाद आपने फ़ी पे करने के बाद अगर आप सेकंड राउंड में गए, रीशफलिंग राउंड में गए, उसका मतलब ये होता है कि आपको पहली सीट चाहिए। अगर आपको दूसरी कोई और सीट मिलती है तो वो आप लेने के लिए सेकंड राउंड में जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पहली सीट आप जो है वो कंफर्म हो जाएगी। ये सब चीज़ होने के बाद आपको फाइनल एडमिशन लेटर मिलेगा और उस लेटर को लेके आपको कॉलेज पे रिपोर्टिंग करना है और आपकी प्रेजेंस जो है वो दर्ज करनी है वहाँ पर, एंड बाकी की रिमेनिंग फ़ी पे करनी होती है, तब जाके आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म होता है। तो ये जो है वो नॉर्मल प्रोसीजर होती है एडमिशन कमेटी। और ये सब शेड्यूल में आपको दिखाई दे रहा हूँ। आगे जो डेट्स अभी जो डिक्लेयर हुई है वो डेट्स आपको दिखाई दे रहा है, उसको आप रिपीट करके आप देख सकते हैं उसको। उसके अलावा एडमिशन ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ गुजरात कॉमन मेरिट लिस्ट बोर्ड बनेगा। ट्रांसपेरेंट एंड फैन ऑनलाइन एडमिशन जो होता है gujacpc.nac.in के थ्रू 12th A B और A ग्रुप के बेस पे, और एडमिशन क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी में आपको शॉर्ट में दिखाता हूँ। GSAP गुजरात बोर्ड के अंदर 135 आउट ऑफ 303 के और थियरी प्लस प्रैक्टिकल 180 आउट ऑफ 400 अगर है ओपन कैटेगरी में तो वो एलिजिबल है। उसी हिसाब से अदर कैटेगरी के लिए और CBSE और ICSE के लिए भी ये जो मेरिट है उस हिसाब से आपको एलिजिबिलिटी बनानी पड़ेगी। आपके मिनिमम मार्क्स इतने होने चाहिए। आप इस स्लाइड को रिपीट करके या पोज करके भी देख सकते हैं ताकि आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। या तो फिर आप gujacpc.nac.in के ऊपर लॉगिन करके भी ये इन्फॉर्मेशन, या तो आपकी बुकलेट में भी ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। फिर मॉक राउंड प्रैक्टिकल राउंड होता है, राउंड 1 एक्चुअल राउंड होता है और राउंड 2 रीशफलिंग राउंड होता है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। उसके बाद में जो भी सीट्स खाली होती है उसके ऊपर भी ऑफलाइन राउंड्स होते हैं, या तो फिर आप डायरेक्टली कॉलेज पे जाके आप एडमिशन की कंफर्मेशन उस राउंड के अंदर कर सकते हैं। ऐसी फैसिलिटी जो है वो आपको अनाउंस की जाएगी, या तो आपको कॉलेज के ऊपर जाके उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो लेनी पड़ेगी, जिसको मैनेजमेंट कोटा या वैकेंट कोटा की सीट्स बोलते हैं। की पॉइंट्स के ये है कि ऑनलाइन एडमिशन कैंसल કરવાની છેલ્લી તારીખ પહેલાં એડમિશન કેન્સલ કરશે તો એડમિશન પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ બેંકમાં જમા કરેલ ફી વિદ્યાર્થીને પરત કરવામાં આવશે। આ ઉપરાંત એડમિશન કેન્સલની છેલ્લી તારીખ પછી એડમિશન કેન્સલ કરાવવાના અને જો ખાલી પડેલ બેઠક અન્ય વિદ્યાર્થી દ્વારા ભરાઈ જશે તો તેવા જ સંજોગોમાં ફી રિફંડ મળવાને પાત્ર રહેશે। આ બધી વસ્તુઓ यू कैन सी दैट सेम थिंग ऑन SCPC वेबसाइट ऑल्सो, बट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पर रखी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हेल्थ सेंटर के कॉलेज खाते जमा कराना होता नहीं, सेल्फ एटेस्टेड फोटोकॉपीज जमा करवानी होय छे। नाउ
आई वुड लाइक टू डिस्कस समथिंग अबाउट दी इंजीनियरिंग सिनारियो। अभी आज के दिन पे इंजीनियरिंग का सिनारियो क्या है या इंजीनियरिंग किस एरिया में जा रहा है। आप इंजीनियरिंग के कोई भी ब्रांच के अंदर एडमिशन लेने वाले हैं, आपकी चॉइस के बेस पे एडमिशन लेने वाले हैं, तो उसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मैंने जैसे बताया कि कुटुंब का भविष्य अच्छा कैसे रहेगा अगर हमारे यूथ का जो है वो आज की प्लानिंग अच्छी होगी तो इसके लिए हमें नॉलेज चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, और वो इन्फॉर्मेशन इस सेशन के ज़रिए मैं आपको पास ऑन करना चाहता हूँ। एजुकेशन, इंजीनियरिंग, अल्टीमेटली मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ तो एज़ पर दी आइंस्टाइन, एजुकेशन इज़ नॉट लर्निंग ऑफ फैक्ट बट ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। आइंस्टाइन ने ऐसा बोला था कि एजुकेशन का मतलब क्या है, कि एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि हम लोग बुक्स पढ़े, बुक्स के चैप्टर पढ़े, चैप्टर में क्या लिखा है वो पढ़े। मैं अगर आपको पूछूं, अगर बच्चे यहाँ पर मुझे देख रहे तो मैं उसको पूछूं कि भाई 12th के अंदर फिज़िक्स में ये प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो उस प्रश्न का आंसर वो अगर दे पाए उससे पहले उसको दिखाई देगा कि वो आंसर कौन सी पेज पे था, लेफ़्ट साइड में था, टॉप पे था उस पेज के या नीचे था। तो ये हमने मगअप किया है, हमने याद नहीं रखा या उसको यूटिलाइज करने की ट्राई नहीं की। अल्टीमेटली एजुकेशन का पर्पज़ ये नहीं है कि हम मगअप करें, उसकी एग्जामिनेशन दे, एग्ज़ाम में कुछ लिख के आए, उसके हम मार्क्स मिल जाए फिर भूल जाए, ये नहीं है। एजुकेशन का मतलब है कि हम फैक्ट्स को लर्न करें और हमारे माइंड को ट्रेन करें ताकि आगे जाके कोई भी सिचुएशन में हमारा जो माइंड है वो इस हिसाब से इस तरह से वर्क करे कि कोई भी सिचुएशन जो है वो हमारे फेवर में हो जाए। इसका मतलब ये है कि हम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड पढ़ते आए हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड में हम लोगों ने बच्चों को क्यों डाला था, क्योंकि वो कुछ सीखे। अल्टीमेटली हमने क्यों डाला था मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। हमने डाला था उसको माइंड को ट्रेन करने के लिए। जैसे WWE के जो रेसलर होते वो क्या करते, उसके जगह पर अगर हमें खड़ा किया जाए रेसलिंग में या रिंग में तो क्या हम लोग करेंगे, हम लोग 1 मिनट भी टिक नहीं पाएंगे। उसका रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि हमने हमारी बॉडी को उस हिसाब से ट्रेन नहीं किया तो हम लोग वहाँ पर नहीं टिक पाएंगे। यहाँ पर एजुकेशन का मतलब ही यही है आइंस्टाइन के हिसाब से कि हम लोगों को अपने माइंड को या अपने बच्चों के माइंड को ट्रेन करने के लिए, क्योंकि हम लोग उसको मैथमेटिक्स देते हैं, कोई सब्जेक्ट्स वो पढ़ते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड वो बच्चे पढ़ते हैं। उसका मतलब क्या होता है कि वो एक्सरसाइज करते हैं माइंड की, और एक्सरसाइज करने से ह्यूमन बॉडी का नेचर है कि वो एक्सरसाइज करने से स्ट्रांग होंगी। अगर कोई भी हमारा अंग ले ले वो एक्सरसाइज अच्छी तरह से करता है तो डेफिनेटली उसकी स्ट्रांगनेस बढ़ती है। अगर हम लोग लेज़ी हो जाए तो धीरे धीरे वो डल होता जाएगा, उसकी कार्यक्षमता जो वो कम होती जाए और एक दिन ऐसा आएगा कि वो काम करना भी बंद हो जाता है। तो माइंड को ट्रेन करने के लिए एक्सरसाइज चाहिए और एजुकेशन से बढ़िया कोई एक्सरसाइज नहीं है। इसीलिए हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड के लिए हमारे बच्चों को एक्सरसाइज करने के लिए भेजा है। हाँ ठीक है, उसमें फ़िल्टरिंग है। ये एग्जामिनेशन क्या है, एक फ़िल्टरिंग प्रोसेस है, कौन आगे है कौन पीछे है। अगर कोई एक वैकेंसी आपके घर पे आप अगर चाहते हैं कि आपके घर में कोई काम वाली बाई भी किसी को आपको रखना है, काम वाली बहन आके आपके घर पे रखेगी, बट 2 4 5 काम वाली बहन आपके सामने है, तो आप कुछ ना कुछ डिसाइड करेंगे कि ये मेरिट उसके अंदर होना चाहिए, उसको आता होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये रेगुलर होनी चाहिए। ये सब मेरिट डिसाइड करने के लिए, किसी एक को सिलेक्ट करने के लिए, या फिल्टरिंग प्रोसेस 5 में से किसी एक को सिलेक्ट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ टूल चाहिए। यहाँ पर हमारे पास जो टूल है वो एग्जामिनेशन है, कि जैसे एग्जामिनेशन के तौर पर कंपनियाँ आती है, वो किसी अवेलेबल 1000 या 500 पीपल में से किसी 2 5 15 लोगों को सिलेक्ट कर पाए, उसके लिए ये प्रोसेस है। बट अल्टीमेटली एजुकेशन का पर्पज़ तो यही है कि हमारे माइंड को अच्छे से अच्छे ट्रेन कर पाए, ताकि कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, या कंपनी में भी कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं या कोई भी नया प्रोजेक्ट्स आता है तो उसको अच्छी तरह से हैंडल कर पाता है या उसको अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास अच्छी एजुकेशन है या अपने माइंड को उसने अच्छी तरह से ट्रेन किया है। तो हमने मैंने डिस्कस किया प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ये सब हमने क्यों किया? जस्ट पढ़ने के लिए एग्ज़ाम दी और फिर भूल गए, उसके बाद में एग्ज़ाम दी और भूल गए। 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड, अब आगे फिर भी कॉलेज करेंगे या फर्स्ट ईयर में पास करेंगे। फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर, उसमें एक एग्ज़ाम आएगी, सेकंड सेमेस्टर में एक एग्ज़ाम है, उस पास किया, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर ख़त्म हो गया। फिर क्या? पढ़ने के लिए ही नहीं हमने सिर्फ एजुकेशन लिया। हमारा पर्पज़ है कि हम लोग अपने पैरों पे
हमने बच्चों को एजुकेशन इसलिए दिया कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके, कल जाके वो अपना खुद का गुजरान वो चला पाए या आगे कुछ और भी आगे बढ़े, अपने बच्चों को और अपने बच्चों के बच्चों को आगे लेके जाए, उसके लिए हमने ये एजुकेशन दिया था। तो इसका मतलब यही है कि हमें प्राइमरी एजुकेशन जिस तरह से हुआ था उसी तरह से एजुकेशन, इंजीनियरिंग एजुकेशन नहीं होना चाहिए। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, गवर्नमेंट अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बेस पे अभी ट्राई कर रही है कि सभी एजुकेशन सेक्टर्स को या तो सभी एजुकेशन फील्ड को, जैसे प्राइमरी है, अपर प्राइमरी है या हायर सेकेंडरी है, उसको चेंज किया जाए, उसके हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको एजुकेशन को पिरसा जाए। उसी हिसाब से हम लोगों ने तो इतने सारों से इंजीनियरिंग को इस तरह से ही लेने की ट्राई की, और ख़ास करके ज्ञान मंजरी में ऐसी ट्राई किया गया है कि इंजीनियरिंग को जस्ट ऑर्डिनरी एजुकेशन के तौर पे ना लिया जाए, उसकी हिसाब से, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से या कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंजीनियरिंग एजुकेशन को मॉडिफाई किया जाए। जो गवर्नमेंट ने जो बोला है कि ये मिनिमम होना चाहिए, उसकी मिनिमम की हिसाब से चलेंगे तो आगे जाके बच्चा जो है वो प्लेस नहीं हो पाएगा। और वो क्यों? क्योंकि फर्स्ट स्टैंडर्ड में जिस तरह से एजुकेशन दिया जाता है उसी स्टैंडर्ड, इसी मेथड से कॉलेज में एजुकेशन दिया जाएगा तो वही हाल होगा, उसका प्लेसमेंट नहीं होगा, जो जनरल ज़्यादातर कॉलेजेस में हो रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए। जैसे हम लोग अगर अहमदाबाद भी जाना चाहते हैं तो हम लोग बुकिंग पहले करते हैं, ठीक है, हम लोग बस स्टैंड पे जाते हैं और बस में बैठ जाए और चले जाए, बट वो जर्नी इतनी कंफर्टेबल नहीं रहेगी। हो सकता है हमें डिले हो जाए जहाँ पर पहुँचना है, और वहाँ पर पहुँचने के बाद भी हम लोग कंफर्टेबली काम ना कर पाए या काम ख़त्म भी ना हो, जो हमने जिसके लिए जर्नी की थी वो हमारा पर्पज़ ही सर्व ना हो, ऐसा हो सकता है। बट अगर हमने एडवांस प्लानिंग किया होगा, अगर हमने कुछ वॉल्वो वगैरह कुछ बुक किया है, तो डेफिनेटली हमें हो सकता है कि हम लोग कंफर्टेबली जा पाए और अच्छी तरह से हमारा काम और पर्पज़ जो है वो सर्व करो। इसीलिए इंजीनियरिंग करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, क्या अचीव करने जा रहे हैं, हमारा गोल क्या है। और उसके लिए ये सब करने के लिए पहले इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, जो इस सेशन से थ्रू मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अभी इंजीनियरिंग का सिनारियो क्या है, मैं आपको इंजीनियरिंग के बारे में बताऊँ तो ये सब जितना भी हम लोग देख रहे हैं, बिकॉज ऑफ द इंजीनियरिंग हम लोग एग्जिस्टेंस कर रहे हैं, ह्यूमन एग्जिस्टेंस, या कंफर्टेबली अभी ह्यूमन सर्वाइव कर पा रहा है पृथ्वी के ऊपर। तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि ये इंजीनियरिंग का सपोर्ट है। हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल फ़ोन, गाड़ियाँ, बिकॉज अगर हम लोग सोचे, एक बार भी सोचे कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो क्या होता, गाड़ी हमारे पास नहीं होते तो क्या होता, मोबाइल फ़ोन अगर नहीं होता तो क्या होता, पहले चलता था अभी चल सकता है, या अगर नहीं चल रहा है तो उसका रीज़न क्या है, हमें उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, ये क्या चीज़ आ गई, इंजीनियरिंग चीज़, जिसके बेस पे हम लोग अभी इतना आगे बढ़ रहे हैं, या कंफर्टेबली हमारी लाइफ को, एसी हमारे पास है। मतलब आप देख सकते हैं कि आप 1 घंटे में यहाँ से दिल्ली पहुँच सकते हैं। ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि हमारे पास एरोप्लेन है, और वो क्या है, वो इंजीनियरिंग का कमाल है। तो हम लोग इंजीनियरिंग को समझ रहे, थोड़ा बहुत पहले से ही समझ रहे, काफ़ी पेरेंट्स होंगे जो ऑलरेडी इंजीनियरिंग को समझते होंगे, फिर भी मैं आपको थोड़ा इंजीनियरिंग एजुकेशन व्यू की तौर पे मैं आपको उसको दिखाना चाहता हूँ, और इसलिए हम लोग ये सेशन आगे बढ़ा रहे। पहले CRT, फिर LCD, अब LED TV आ गया, टंगस्टर हम लोग बल्ब, अब 5 साल पहले आप देखिए ये टंगस्टर लैम्प हम लोग यूज़ करते हैं, और आज LED लैम्प सबके घर पर है, या CFL मैक्सिमम लोग यूज़ कर रहे हैं। स्टोव पहले था, अब इलेक्ट्रिक स्टोव मैक्सिमम घरों पे आ गया है। पहले दादाजी जो है वो टाइपराइटर यूज़ करते थे, अब पापा जो लैपटॉप, अब बेटा जो है वो मोबाइल पे काम कर रहा है। आपको पता होना चाहिए, पहले हम लोग के पास सिंपल एक फ़ोन था जो हमारे ड्राइंग हॉल में भी नहीं रहता था, वायर्ड फ़ोन था। उसके बाद में 2 फ़ोन आए, एक फ़ोन हमारे बेडरूम में चला गया, एक फ़ोन ड्राइंग हॉल में चला गया। फिर हुआ कि भाई वायरलेस फ़ोन आ गया, मोबाइल फ़ोन आ गया। एक फ़ोन रहता था जो सब लोग यूज़ करते थे क्योंकि उसकी रेट बहुत ज़्यादा थे, आउटगोइंग इनकमिंग। फिर ऐसा आया कि 2 फ़ोन आ गए। अभी हम लोग देखते हैं कि अगर घर पे एक छोटा बच्चा भी है, उसके पास भी 99% केस के अंदर उसके पास में भी अलग से फ़ोन होगा। और ये क्यों हुआ? क्योंकि पहले हमारे पास एक ही टीवी था, वो ड्राइंग हॉल में था, या तो बाजू के घर पे जाके हम लोग रामायण देखते थे। फिर हुआ कि हमारे घर में भी टीवी आ गया, फिर कलर टीवी, पहले ब्लैक एंड वाइट, कलर टीवी आ गया। अब ऐसा हो गया है, पहले ऐसा भी था कि एक कलर टीवी हमारे ड्राइंग रूम में, एक बेडरूम में 2 टीवी हो गए। अब ऐसा हो गया कि हर एक के पास एक मोबाइल है, और मोबाइल में एक टीवी है, लाइव टीवी आप देख सकते हैं।
तो ये टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग का कमाल है। हम लोग पहले सेल्फी, एक कैमरा लेना था वो कितना महंगा था और कैमरे में भी उसको डेवलप करने जाना था, फिर फ़ोटो लेने के लिए हार्ड कॉपी। अब हर एक जगह पर सेल्फी ली जाती है। हमारे पास डायरिया थी, अब वो डायरी जो है वो मोबाइल फ़ोन डायरी में कन्वर्ट हो गई है, मम्मी की डायरी में। पहले हम लोग देखते कि भाई पहले संग्रह साहब कामनो ऐसी कोई चीज़ थी, अब टेक्नोलॉजी बिकम चेंज एंड OLX पे बेच दी, ऐसी अभी चीज़ आ गई है। पहले एक बाइक के 4 लोग जाते थे, अभी गाड़ी भी ऐसी आ गई जिसके अंदर 2 लोग कंफर्टेबली जाने लगे। तो ये इंजीनियरिंग के बेस पे जो रिवोल्यूशन हो रहा है हमारी सोसाइटी का, पीपल्स का, ह्यूमन का, वो दिखा रहा है कि इंजीनियरिंग कितना फास्ट पेनिट्रेट कर रहा है। हाँ, GPS के बगैर अभी चलता नहीं है। हर एक, आप सोचिए, एक बार सोचिए कि कितने सारे वर्ल्ड्स में नए नए रोड्स बन रहे हैं, फिर भी कभी भी आप कहीं पर भी दुनिया में जाओ आपको नया रोड गूगल पे ही दिखेगा। ऐसा क्यों? क्या टेक्नोलॉजी है? यही तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, IT इंजीनियरिंग है। बट ये इंजीनियरिंग के दिमाग इतना चला क्यों, टेक्नोलॉजी बढ़ी क्यों? क्योंकि कंफर्ट जोन जो है वो सबको चाहिए, सभी को चाहिए कि मुझे सब कुछ इजीली मिले, हमारे कंफर्ट जोन में ही मिले, या हमें कंफर्टेबली सब कुछ मिले। इसीलिए ये एवोल्यूशन हो रहा है। और एवोल्यूशन अगर होगा, ह्यूमन चाहेगा कि उसे कंफर्ट चाहिए चाहिए चाहिए, मोर मोर मोर, तो इंजीनियरिंग भी मोर 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 बढ़ेगा। और ऐसी चीज़ अभी हो रही है। चिट्ठी आई, ऐसे एक डाकिया चिट्ठी लाता था, अभी तो हर एक मिनट में मैसेज और फ़ोन, और काफ़ी उसमें भी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, आप शायद आपको पता भी है। टाइम इज़ गेटिंग चेंज, टेक्नोलॉजी चेंजिंग वेरी फास्ट। सो फ्यूचर स्कोप क्या है, मैं आपको थोड़ा बहुत, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का बहुत पुअर है। आप जानते हैं कि कितने रोड्स नए बनाने पड़ेंगे, और वहाँ पर इंजीनियर्स का क्या रोल है वो भी आप जानते हैं। ये इंडिया अभी थोड़े अलग टाइप का डेवलप हो रहा है। पहले हम लोग लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखने जाते हैं, अब बाहर के लोग यहाँ पर आके स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने आ रहे हैं। तो ये चेंज हो रहा है इंडिया के अंदर। सोलर फार्म्स, विंड फार्म्स लगाए जा रहे हैं, सोलर फार्म्स लगाए जा रहे हैं। हमारे पास गुजरात के अंदर 1600 किलोमीटर का एक बहुत बड़ा सी एरिया है जिसको हम लोग को यूटिलाइज़ करना होगा, और उसके लिए काफ़ी मशक्क़त हो रही है, जहाँ पर काफ़ी स्कोप है कि इंजीनियरिंग का यूटिलाइज हो। ये सोलर फार्म की मैंने बात की। अभी सभी रेलवे इंजिन्स इलेक्ट्रिक हो रहे हैं। अगर हम लोग गुजरात की, यहाँ की नज़दीक की बात करें तो धोलेरा SIR प्रोजेक्ट या बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट या खानगी कंपनी को अभी 80% गुजरातियों को नौकरी देनी होगी, ऐसा कुछ रिजोल्यूशन गवर्नमेंट का, ये सभी। और हर एक बस स्टैंड आपको देख रहे हैं कि जो पुराना हमारा बस स्टैंड था वो अभी डेवलप हो रहा है। अभी ये सब बस स्टैंड्स की, या रिवर फ्रंट हमें बात करें, या तो फिर फेरी सर्विसेज नज़दीक जो अभी चल रही है उसकी बात करें, उसमें भी काफ़ी डेफिनेटली वहाँ पर स्कोप है कि वो उससे अच्छा उसकी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। बट वो इम्प्रूवमेंट करने के लिए इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर चाहिए, सपोर्ट चाहिए, वहाँ पर इंजीनियर्स चाहिए, और वो इंजीनियर्स अवेलेबल हो रहे हैं, इसलिए वो डेवलप हो रहा है, और वो डेवलपमेंट का जो बेनिफिट है वो सोसाइटी को भी मिल रहा है। सॉफ्टवेयर पार्क होने की बात अभी चल रही है। पहले दिल्ली मेट्रो कोच जो है वो 2009 में कनाडा से इंपोर्ट किया गया था, बट 2017 में हमने क्यूसलैंड को मेट्रो कोच जो है वो एक्सपोर्ट किया। ये हमारी ताकत बढ़ गई है, अभी इंजीनियरिंग की ताकत और इंडिया की ताकत इतनी बढ़ गई है कि हम लोग ये सब कर पा रहे हैं। काफ़ी ऐसे न्यूज़ है, जो लेटेस्ट न्यूज़ है, जो आपको टीवी पे आप देखते होंगे, ये इंजीनियरिंग है। ओवरऑल इतनी सारी स्कीम जो है गवर्नमेंट की, उसके बेस पे इंजीनियरिंग का डिमांड बढ़ रही है। अगर हम लोग बात करें कि इंजीनियरिंग की डिमांड खूब बढ़ रही है और सप्लाई धीरे धीरे कम हो रही है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने, AICT ने, ऑल इंडियन काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने एक रिजोल्यूशन पास किया था। उस हिसाब से अभी इंजीनियरिंग सीट जो है वो बढ़ नहीं सकती अगर ये क्राइटेरिया नहीं है तो, और उसके वजह से सीट्स बढ़नी बहुत ही कम हो गई है। अब अलबत्त मैं बात करूँ तो सीट्स जो है वो कम होती जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसी फोर्स डाली है कि काफ़ी कॉलेज जो परफॉर्म अच्छा नहीं कर पा रहे उसको सीट कम करनी पड़ रही है या बंद करनी पड़ रही है। तो इसका फ़ायदा किस तरह से होगा, मैंने एक ग्राफ बनाया है जो यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। 2014 से ये नया कायदा अमल में आया, उसकी वजह से अभी डिमांड जो है वो तो उसी रफ्तार से 4% पर ईयर की रफ्तार से बढ़ रही है, पर
क्योंकि इंजीनियर्स ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहे, क्योंकि जो सीट्स है वो कम की गई है, या तो फिर रिड्यूस की गई है, या तो उसको स्टेडी कर दिया गया है। उसी के वजह से 2010 के ऑनवर्ड्स ऐसी सिचुएशन अभी पैदा हो रही है कि सप्लाई, इंजीनियर्स की सप्लाई जो है वो कम हो गई है और डिमांड जो है वो ज़्यादा हो गई। उसका रीज़न ये कुछ फिगर्स आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर दिख रहा है कि 2015 में ये डिमांड और सप्लाई की जो रेशो है उसको इस तरह से होगी, 4.1% की सप्लाई होगी, जबकि डिमांड जो है वो 10.5 मिलियन की होगी। ये आंकड़े आप और भी पोज करके भी देख सकते हैं, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। उसके अलावा भी यहाँ पर दूसरे एक फिगर्स दिया गया है। ये कहाँ से लिया है मैंने, dupress.com की वेबसाइट से लिया है। आप वहाँ पर जाके ये सब जो फिगर्स है वो टैली कर सकते हैं। ये डिमांड दिखा रहा है कि इंजीनियर्स की डिमांड इतनी ज़्यादा क्यों अभी बढ़ रही है और कैसे बढ़ेगी, प्रिडिक्शन भी है, और क्या रिक्वायरमेंट होगी वो आप सबको मिलेगी। अल्टीमेटली कौन कौन से सेक्टर्स में कितनी डिमांड रहेगी ये भी यहाँ पर 2022 के तहत 103 मिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होगी। उस तरह से ऑटोमोबाइल में 35 मिलियंस, 33 मिलियंस और बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में, टेक्सटाइल में 26.2, ट्रांसपोर्टेशन में 17 ये सब फिगर्स आप देख सकते हैं पोज करके, आपको ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं। बट ये सिनारियो है, आप उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। आपको चाहिए क्या, क्योंकि अच्छी कॉलेज अगर है तो डेफिनेटली ये इस डिमांड को फुलफ़िल कर पाएंगे, वरना ये डिमांड बढ़ती ही जाएगी। हाँ, तो ये सब और भी फिगर्स है, आप देख लीजिएगा एक बार, इसको पोज करके आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ जाएगी। बट अल्टीमेटली इंजीनियर्स विल बी डेफिनेटली ऑन हाई डिमांड, आई वुड लाइक टू से। आज आप एडमिशन लेंगे, 4 साल के बाद डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ने वाली है कि आप बिलीव नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ये फिगर्स दिखा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। और डिमांड के साथ साथ कौन सी स्किल जो है वो हाई रिक्वायरमेंट में आएगी, जैसे 2020 ऑनवर्ड्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, पीपल मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेटिंग विथ अदर्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, सर्विस ओरिएंटेशन, नेगोशिएशन एंड कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी। दीज आर द स्किल्स विच आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। बट हमारे सिलेबस में क्या इसकी प्रोविज़न है कि ये स्किल स्टूडेंट जो वो है ले पाए? नहीं। मैं बहुत ही ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि हमारा सिलेबस इतना अच्छा नहीं बना है कि ये सब डिमांड जो है, स्किल्स की डिमांड जो है वो फुलफ़िल कर पाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिलेबस को पकड़ के नहीं चलना है। इंजीनियरिंग के अंदर सिलेबस के अलावा भी कुछ डिमांड जो है, जो 2020 की जो डिमांड्स है या आने वाले समय की जो डिमांड है उसको भी कवर अप करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ कॉलेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। किस तरह से कॉलेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ। एक तो पहले आप देखिए, फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन का ये फैक्ट है। अगर फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली आप गवर्नमेंट कॉलेज को सिलेक्ट कीजिए। अगर फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो डेफिनेटली यू शुड सिलेक्ट SFI, बिकॉज आज आप अगर टीवी देखोगे तो भी आपको पता चलेगा कि कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस को मर्ज करके प्राइवेट यूनिवर्सिटी में डाल रहा है। उसका मेरे हिसाब से एक रीज़न ये भी है कि उसके अंदर जो है वो फैकल्टी या इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अवेलेबल नहीं है जो चाहिए, जो मेहनत चाहिए फैकल्टी की साइड से, या इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी की जो रिक्वायरमेंट है वो इतनी फुलफ़िल नहीं हो रही है कि जो बच्चा उसके अंदर से पढ़ के निकले उसको जॉब मिले या वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। इतनी उसकी कैपेसिटी नहीं है डेवलप करने की। और इसीलिए शायद मुझे लगता है कि आप अभी टीवी में जो देख रहे हैं कि काफ़ी कॉलेजेस को, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस को प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मर्ज किया जा रहा है। तो आप क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, बर्बाद करें? आपको देखना चाहिए कि मेरे पास एक सेमेस्टर गया, वो फिर वापस नहीं आने वाला। तो आपको सिलेक्शन करने से पहले ही ये सोचना चाहिए कि भाई मेरा टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 साल कब निकल जाएंगे पता नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि मैंने 4 साल में कितना गेन किया, मुझे खुद को कितना डेवलप किया, अपने स्टूडेंट्स ने को कितना खुद ने अपना डेवलप किया, और उसके अंदर फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूट ने कितना रोल प्ले किया, उसके पीछे कितना रहे, वो इम्पोर्टेंट है। अगर बच्चा जो है वो कुछ भी
कैसा भी हो, नोटरियस हो या दिस और दैट, उसकी नेचर कैसी भी हो, पर हम लोगों को पता है कि अगर स्कूल अच्छी होती है तो उस नेचर को ठीक करके वो डेफिनेटली उसको एक प्लेटफॉर्म देता है कि वो सक्सेसफुल हो पाए। तो क्यों हम कॉलेजेस में जब एडमिशन लेने जाते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि भाई फ़ी के बारे में सोचते हैं कि भाई कम फ़ी हो वहाँ पर चले जाए, चलेगा नहीं चलने वाला। अगर भविष्य सुधारना है अपने कुटुंब का तो आप चेक करके चलो कि जो भी आप करने जा रहे हो वो भविष्य के लिए सही है कि नहीं। बट जस्ट टू डू समथिंग, आपको कॉलेज करवानी है, इंजीनियरिंग करवाना है, इसलिए आपको करना है, वो सही नहीं है, राइट। सो ये आपको, अगर आपको पहले मैंने बताया कि अफोर्डेबल है तो SFI ने जाइए, नहीं अफोर्डेबल है तो उसमें भी ट्यूशन फ़ी वीवर स्कीम्स या गवर्नमेंट की ऐसी काफ़ी कुछ स्कॉलरशिप स्कीम्स जो है जिसके बेस पे आप ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, वो भी सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस में। तो ये सभी चीज़ को अगर आपको डिटेल में इसकी डिटेल जाननी है तो आप GMIT का विज़िट कीजिए, यहाँ पर आइए, कॉलेज पे आइए। आप हमारे ही ग्रुप में हो, ज्ञान मंजरी ग्रुप की कॉलेज है, आपको बायस के बगैर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। सो डोंट वरी, आप कॉलेज पे आए और इस सब के बारे में जानिए कि क्या क्या चीज़ मुझे पढ़ना है, मेरे पास फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है तो क्या क्या गवर्नमेंट की स्कीम के जिसके बेस पे मैं एडमिशन ले सकता हूँ। ये मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना MYSY की और तौर पे भी काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स को बेनिफिट रहता है, ये सब आप देख सकते हैं। इसकी डिटेल में भी हमारी वेबसाइट पे या हमारे फैकल्टी को फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। तो नॉट एफोर्डेबल है तो आप TFW या जैसे मैंने बताया कि ATPRF है तो गुड SFI MYSY स्कीम्स या गवर्नमेंट लोन भी विदाउट इंटरेस्ट, 4 ईयर में आपको कुछ नहीं पे करना होता है। 4 ईयर के बाद 6 महीने और आपको मिलते हैं अगर लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन आपके बच्चों के लिए। और फिर बाद में अगर बच्चा पढ़ने लगता है या कुछ जॉब करता है तो वही आपका खुद का जो लोन ली है वो पे कर देगा। बट इसके लिए आप ऐसी कॉलेज सिलेक्ट करिए कि जिसके बेस पे उसको मिनिमम एटलीस्ट प्लेसमेंट तो मिले ही। और प्लेसमेंट कैसे मिलता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, बट ये जनरल है। अगर मैं ज्ञान मंजरी की बात कर रहा हूँ तो ज्ञान मंजरी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी डिग्री इंजीनियरिंग में अब तक 2.68 करोड़ ऑफ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप इज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू आवर स्टूडेंट। 2.868 करोड़ की स्कॉलरशिप हमारे बच्चों को दी गई है थ्रू गवर्नमेंट। उसी हिसाब से डिप्लोमा की अगर बात करें 2 साल हुआ है 8 lakhs ऑफ स्कॉलरशिप, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। सेम वे साइंस कॉलेज की अगर बात 9.53 lakhs ऑफ स्कॉलरशिप इज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर हम फार्मेसी की बात करें तो 7.55 lakhs ऑफ स्कॉलरशिप इज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टिल द डेट थ्रू गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आए मतलब कोई भी SFI में एडमिशन लिया उसका मतलब है आपको फ़ी पे करनी है, नहीं, आप स्कॉलरशिप भी ले सकते हो। और ये फिगर्स दिखा रहे हैं कि इतनी सारी स्कॉलरशिप गवर्नमेंट से हमने अवेल की है जिसमें कॉलेज ने पूरा सपोर्ट किया है, तभी जाके ये स्कॉलरशिप आ सकती है। तो आपको वो भी सोच के आगे बढ़ना चाहिए, बट फ्यूचर पहले, प्रायोरिटी बाद में ये सब। सो अगर मैं बात करूँ कि आपका मेरिट 1 to 5,000 के अंदर है तो आपको ये DICT सिलेक्ट करनी चाहिए, निरमा, BVM, MSU जैसी और कॉलेज जैसे DDIT, GSET ऐसी कॉलेजेस को सिलेक्ट करना चाहिए। बट अगर आपका 5,000 के ऊपर अगर मेरिट है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो आपको ये पैरामीटर्स जो है वो एक बार दिमाग में रखने चाहिए। मैं थोड़ा वीडियो को स्पीड ही क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि आप बोर ना हो जाए। आपको जब टाइम मिले तब आप पहले 5 मिनट 10 मिनट देख सकते हैं, बाद में जब टाइम मिला 20 मिनट्स और देख लिया, बाद में जब टाइम मिला 10 मिनट्स और देख लिया। इस तरह से आप वीडियो को देखें, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए सेशन नहीं रखा है, आपको यहाँ पर नहीं बुलाया है और फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं किया है। वीडियो के बेस पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर्स आपको कंसिडर करने चाहिए ताकि आपका फ्यूचर जो है, बच्चे का फ्यूचर और कुटुंब का फ्यूचर, वो बहुत बढ़िया हो पाए आज की प्लानिंग के बेस पे। तो कैंपस एनवायरनमेंट, थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, लेबोरेटरी, स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, इंडस्ट्री एक्सपोजर, को करिकुलर एक्टिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, फर्दर स्टडी कॉर्नर, मेंटरिंग प्रोग्राम, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, प्लेसमेंट एंड मैनेजमेंट बॉडी। मैनेजमेंट बॉडी क्या होती है उसको भी कंसिडर कीजिए। अगर कोई ऐसी मैनेजमेंट बॉडी है जो
जिसको पैसे कमाने के या बिल्डर है, ऐसी चीज़ उसके दिमाग में होगी तो वो एजुकेशन को कभी न्याय नहीं दे पाएंगे। एजुकेशन को एजुकेशन वाले ही ज़्यादा समझ सकते हैं। आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी एजुकेशन को एजुकेशनिस्ट ही ज़्यादा समझ सकता है। तो इसके लिए आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बारे में थोड़ा मैं डिटेलिंग में जाऊं कि आपको ये सब इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, तो जनरली आपको ये सब इन्फॉर्मेशन है कॉलेज की वेबसाइट से मिलेगी। बट कॉलेज की वेबसाइट पे काफ़ी मतलब ज़्यादातर अच्छी कॉलेजेस है, वो डेफिनेटली आपको कॉलेज की वेबसाइट पे सभी इन्फॉर्मेशन रखेगा, क्योंकि सबको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। उसके साथ में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि भाई मैं कुछ आपको दिखा रहा हूँ तो ऐसा कुछ है कि नहीं कॉलेज में, वो जवाबदेही हो जाती है। इसलिए अच्छी कॉलेजेस जो है वो अपनी सभी इन्फॉर्मेशन जो है वो वेबसाइट पे रखती है। GMIT की इन्फॉर्मेशन आपको gmit.edu.in पे मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। सभी अदर कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट कॉलेजेस की वेबसाइट से मिल जाएगी। काफ़ी कॉलेज ऐसी है कि जो वेबसाइट पे अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं रखती है, तो आप पहले से ही समझ जाइए कि ये सही नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप क्या करेंगे, तो आप 4 to 5 कॉलेज को सिलेक्ट करिए, पर्सनली उसको विजिट करिए, मीट प्रोफेसर स्टूडेंट्स एंड ऑब्जर्व द एनवायरनमेंट। आप खुद जाइए, एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करिए, पास जो स्टूडेंट्स है उसको पूछिए, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स है उसको पूछिए, क्योंकि उसको सब पता होगा कि जो भी चल रहा है वो उसकी भविष्य के लिए सही जा रहा है कि नहीं, उसको सपोर्ट किया जाता है कि नहीं। और आप एक स्टूडेंट्स को मत पूछिएगा, ऐसे रैंडम कितने सारे स्टूडेंट्स को पूछिए, ताकि सबके पास से जो आंसर मिले उसको आप एग्रीगेट करके आप एक अपनी अच्छी सोच बना पाए। अब ब्रांच की सिलेक्ट की बात करूँ तो ब्रांच सिलेक्शन जो है वो इसके लिए आप इतना कुछ ध्यान रखिए कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। हाँ, क्योंकि हर एक चीज़ के अंदर वो फर्स्ट नहीं आएगा। दौड़ने में अगर हॉर्स जो है वो फर्स्ट आएगा, या चढ़ाई करने में झाड़ पे चढ़ने पे मंकी बेटर रहेगा, या तो फिर हाथी जो है वो ऐसे कुछ उठाने के लिए, ऐसी कुछ काम करने के लिए, या अगर उड़ना है, जल्दी से पहुंचना है उड़कर, तो बर्ड्स, वहाँ पर कोई एनिमल्स नहीं होगा। तो सबके लिए एक एग्ज़ाम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर एक पिक्चर दिखाया गया है कि जो कोई इस झाड़ को चढ़ के दिखाए वो विनर होगा। बट इसमें कौन अच्छी तरह से चढ़ पाएगा? फिश, डॉग, वेल, पेंगुइन, मंकी, बर्ड्स, सबकी अलग अलग कैपेबिलिटी होती है, तो उस हिसाब से ब्रांच को सिलेक्ट करना चाहिए। अब इंटरेस्ट की अगर बात करें तो इंटरेस्ट ऐसा नहीं है कि मुझे कंप्यूटर अच्छा लगता है, मोबाइल अच्छा लगता है, उसमें गेम प्ले करनी अच्छी लगती है तो मुझे कंप्यूटर में एडमिशन ले लेना चाहिए, नहीं। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा इंटरेस्ट ऑटोमोबाइल में है, मुझे गाड़ियाँ चलानी अच्छी लगती है, कार अच्छी लगती है, तो मुझे मैकेनिकल में एडमिशन ले लेना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि देखिए, ऐसा सिविल इंजीनियरिंग का अगर बांध आपको दिखेगा तो बहुत मज़ा आएगा, चलो उस पर यहाँ पर जाके घूम के आते। बट एक्चुअली ऐसी कोई बस स्टैंड या बिल्डिंग दिखेगी तो आपको अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया है। ऐसा रोड दिखेगा तो आपको लगता है बहुत बढ़िया है। बट एक्चुअली जब इंजीनियर को काम करना होता है, वो साइट ऐसी होती है, वहाँ पर धूल, मिट्टी, पसीना, धूप, ये सब रहता है। तो क्या बच्चे को इंटरेस्ट है कि वहाँ पर जाके काम कर पाए, ऐसी चीज़ में काम करे? क्योंकि अगर आपने पहले यहाँ पर कोई ब्रांच सिलेक्ट कर ली और उसमें डाल दिया, तो आगे जाके उसको पता चलेगा यार कंप्यूटर पे बैठना ही मुझे अच्छा नहीं लगता, तो क्या एक जगह पर मैं 5-6 घंटे बैठ ही नहीं सकता, तो क्या, तो उसको कंप्यूटर में नहीं जाना चाहिए। सेम वे अगर ऐसा लगता है कि मुझे धूप में नहीं काम करना है तो सिविल में एडमिशन ले लेना चाहिए, मुझे हाथ काले नहीं करने हैं तो मैकेनिकल में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। बट अगर मुझे पैशन है कि मुझे कुछ इन्वेंट करना है, रोबोट बनाना है, तो डेफिनेटली मैकेनिकल में एडमिशन लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसी आर्किटेक्ट बेस्ड घर बना पाऊँ कि जिसके अंदर धूप भी अच्छी तरह से आए, कंफर्टेबल लिविंग भी हो, और उसके साथ में जब भी कोई घर पे आए तो उसको सुकून मिले, ऐसा मैं कुछ कर पाऊँ विथ ग्रीनरी, ऑल दिस थिंग, ग्रीन एनवायरनमेंट के साथ में वो सब कुछ कर पाऊँ, तो मुझे सिविल में एडमिशन लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे ऐसा कुछ करना है कि मैं अगर सोचूं और लाइट चालू हो जाए, मैं अगर सोचूं और टीवी चालू हो जाए, मैं बैठूं और आके ऐसा बोलूं कि भाई मुझे गर्मी लग रही है, एलेक्सा प्लीज़ आप एसी चालू कर दो, तो एसी चालू हो जाए।
ऐसा कुछ इन्वेंट करने की ख्वाहिश है तो डेफिनेटली कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहिए। तो ये इंटरेस्ट की बात होएगी, और इंटरेस्ट जानने के लिए भी हमारे पास एक एप्लीकेशन है, आप कॉलेज के फ़ोन पे फ़ोन कीजिए, आपको वो एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर देंगे। हमारे यहाँ पर ब्रांच आइडेंटिफिकेशन, इंटरेस्ट आइडेंटिफिकेशन, ब्रांच इंटरेस्ट आइडेंटिफिकेशन के वर्कशॉप भी होते हैं। मैं आपको इमेजेस बताऊंगा, यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं, वो वहाँ पर वो वर्कशॉप में 1 दिन का वर्कशॉप होता है, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और काफ़ी कुछ जान के जाते हैं। फिर एडमिशन लेना ना लेना वो डिफरेंट थिंग है, पर इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि ब्रांच में क्या है एक्चुअली और उसके बेस पे क्या किया जा सकता है। तो ये चीज़ है कि आपको इंटरेस्ट जानना चाहिए और इंटरेस्ट को पहचानना चाहिए। सो 40% ब्रांच जो ऐसी है जिसको बेसिक ब्रांच बोलते हैं, स्पेशलाइज्ड ब्रांच और अदर ब्रांचेस, हमारे यहाँ पर इंजीनियरिंग में 40+ ब्रांचेस हैं। उसमें जो है वो बेसिक ब्रांच की अगर मैं बात करूँ तो सिविल, IT, कंप्यूटर एंड मैकेनिकल ब्रांच है। सो दीज आर दी बेसिक ब्रांच, अभी कंसिडर्ड एज अ बेसिक बिकॉज इसके बेस पे मैक्सिमम प्लेसमेंट्स हो रहे हैं। आगे जाके कुछ ऐसा नई ब्रांच आए, मुझे नहीं लगता कि कोई आएगी, क्योंकि ये बेसिक है, इसकी में से डेवलप हो सकती है कोई अलग ब्रांच, कम्बिनेशन ऑफ ब्रांच, बट ये बेसिक ब्रांच के जो है वो जहाँ पर हर एक स्टूडेंट जो है वो मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि ऑलराउंडर, तो यहाँ से जो निकलता है वो इस फील्ड के अंदर ऑलराउंडर होता है। हाँ, कंप्यूटर IT की फील्ड में से निकलता है वो कंप्यूटर में ऑलराउंडर होता है। हाँ, डेफिनेटली आगे जाके वो मास्टर डिग्री करे, स्पेशलाइजेशन करे, AI, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी उसमें जाए, अच्छी बात है। यहाँ पर भी ऐसी फैसिलिटी है कि जहाँ पर आप पैरेलली साइबर सिक्योरिटी या इस टाइप की कोई अदर जो है वो माइनर डिग्री भी ले सकते हैं। आपके पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग की मेजर डिग्री होती है और फिर आगे जाके AI के अंदर माइनर डिग्री होती है, साइबर सिक्योरिटी की माइनर डिग्री होती है। तो इससे क्या होगा कि आपको बेसिक नॉलेज भी, प्लेटफॉर्म भी अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा और आप स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ पर और काफ़ी कुछ है जो आप अगर आएंगे तो मैं बताऊँगा। स्पेशलाइज्ड ब्रांच मैंने बताया कि जैसे गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूँ तो कोई वाटर एंड बिल्डिंग विभाग जो है वो गवर्नमेंट का वो कोई रिक्वायरमेंट रिक्रूटमेंट चाहता है तो वो क्या कहेगा, वो ऐसा बोलेगा कि सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे हमें चाहिए जिसने BE सिविल इंजीनियरिंग किया है। ऐसा नहीं बोलेगा कि सिविल मैकेनिकल कंबाइन का जो ब्रांच होते हैं उसको हमें चाहिए, क्योंकि वो स्पेसिफिक है, वो बेसिक चाहते हैं। और काफ़ी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग बेसिक ब्रांच में एडमिशन लेते हैं तो उसमें जॉब एरिया है वो मतलब लोकेशन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे, नहीं कि स्पेशलाइजेशन ब्रांच में। स्पेशलाइजेशन ब्रांच में स्कोप ऑफ द जॉब वो है वो लिमिटेड हो जाएगा। तो अगर आप इफ़ यू हैव इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्रांच एंड रेडी टू लोकेट एनीवेयर इन द कंट्री देन प्रीफर स्पेशलाइजेशन ब्रांच। बराबर, बेसिक ब्रांच को छोड़ के आप स्पेशलाइजेशन ब्रांच में जा सकते हैं। बस उसकी कुछ कमियां हैं जो आपको साथ में उसकी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जो है वो मैकेनिकल के लिए बेस्ड है, बट ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए सभी एरिया जो है वो मैकेनिकल के नहीं ओपन होते हैं। जैसे इंडिया की अगर बात करें तो डिमांड इज़ लिमिटेड फॉर ऑटोमोबाइल वाइल मैकेनिकल इज़ डिमांडेड ऑल द टाइम्स। जैसे 21st सेंचुरी में थोड़े बहुत एट्रैक्टिव नेम्स आए गए, उससे भी बचना चाहिए। जैसे एरोनॉटिकल, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, नैनो टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, ये ठीक है, एग्रीकल्चर अलग चीज़ है, कुछ हमें दिमाग में रख के चलना चाहिए। जैसे माइनिंग, मेटलर्जी, प्लास्टिक, रबर, फूड प्रोसेसिंग, मरीन, इसकी डेफिनेटली मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये ब्रांच ही नहीं है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि उसकी जॉब स्कोप जो है वो लिमिटेड होते हैं, उसको दिमाग में रखे हुए उसमें एडमिशन लेना चाहिए। तो एक और चीज़ है कि आपको 4 साल के बाद कौन सी ब्रांच जो है वो बेटर परफॉर्म करेगी, उसको दिमाग में रख के भी ब्रांच में एडमिशन लेनी चाहिए। उसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ है जिसको हम बोलते हैं ब्रांच सिलेक्शन मैट्रिक्स, जिसके अंदर इतने क्राइटेरिया जैसे जॉब टाइप, नेचर ऑफ जॉब, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर, कैंपस प्लेसमेंट, सैलरी ग्रोथ, बिजनेस विथ लो कैपेसिटी एंड लो जॉब लोकेशन। अगर सिविल की बात करें तो फील्ड जॉब टाइप जो है फील्ड जॉब है वो 90% फील्ड जॉब है और 10% ऑफिस जॉब है, जबकि मैकेनिकल में 80%, 20% ऑफिस जॉब, फील्ड जॉब जो है वो 70%, इलेक्ट्रिकल में ऑफिस जॉब 30%, कंप्यूटर IT में ऑफिस जॉब ही है।
तो आपको क्या अच्छा लगता है, ऑफिस जॉब अच्छी लगती है, फील्ड जॉब अच्छा है, नेचर ऑफ जॉब, फिजिकल वर्क ज़्यादा अच्छा लगता है, लॉजिकल वर्क ज़्यादा अच्छा है। जैसे यहाँ पर मैट्रिक्स में दिखाया गया है कि कौन कौन सी ब्रांच में कितना फिजिकल वर्क है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में एडमिशन लेना है तो हाई स्कोप कहाँ पर है, सिविल में ज़्यादा हाई स्कोप है, जबकि कंप्यूटर IT के अंदर ये मीडियम स्कोप होता है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी किसको मिलती है, सिविल को लो मिलती है, मैकेनिकल को हाई, इलेक्ट्रिकल को हाई और कंप्यूटर IT को हाईएस्ट मिलती है। सो ये कैंपस प्लेसमेंट मीडियम, सिविल का हाई, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर का हाईएस्ट, ये इसको मैंने आपके सामने इसलिए रखा है कि इसके बेस पे आप कोई भी ब्रांच सेलेक्ट करिए, उसको उस हिसाब से इसके अंदर आप डालिए कि आपको जॉब टाइप कौन सी अच्छी लगती है, नेचर ऑफ जॉब क्या अच्छा लगता है, गवर्नमेंट जॉब आपको अच्छी लगती है कि नहीं, प्राइवेट सेक्टर जॉब आपको अच्छा लगे, उस हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। नहीं कि जस्ट कोई एक बंदा है यहाँ पर जा रहा है, मेरा फ्रेंड यहाँ पर काम कर रहा है, या आपका बच्चा कह रहा है कि मेरा फ्रेंड यहाँ पर काम करे तो मुझे भी वहाँ पर जाना है, ऐसा नहीं है। जॉब लेने के लिए जब जाओगे तो फ्रेंड्स साथ में नहीं होंगे, वहाँ पर आपके बच्चों को अकेले ही जाना पड़ेगा। हाँ, एक जॉब वैकेंसी है और 2 बच्चे अगर अवेलेबल है, हाई लेवल की जॉब है, तो उसमें फ्रेंड्स को नहीं बोल सकते कि भाई तू जा पहले, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसमें भविष्य का सवाल है, अपने खुद के भविष्य का नहीं, अपने कुटुंब का भी भविष्य उसके साथ जुड़ा है। तो इसलिए जो भी डिसीजन लेना है वो हमें सोच समझ के लेना है। हमारे यहाँ पर उसके अलावा ब्रांच सिलेक्शंस जैसे मैंने बनाया, वर्कशॉप्स चलते हैं, अभी ऑलरेडी काफ़ी बच्चे यहाँ पर आने लगे हैं और वो ब्रांच सिलेक्शंस वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं। आपको अगर ब्रांच सिलेक्शन वर्कशॉप अटेंड करना है तो जस्ट आप इस फ़ोन पे फ़ोन कीजिए और आपके बच्चे यहाँ पर आके उस टाइम स्लॉट के हिसाब से आपको टाइम दिया जाएगा, उस टाइम स्लॉट के हिसाब से आपके बच्चे यहाँ पर आके, उसके साथ में उसको सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो आगे जाके उसको काम लगेगा, अपने रिज्यूमे में लिखने के लिए काम लगेगा कि मैंने इस तरह से वर्कशॉप अटेंड किया है। और फ़ोन नंबर है 7574949494, वेरी इजी। ये सब वर्कशॉप्स के थोड़े स्नैप्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको सर्टिफिकेट मिला है वो भी बता रहा हूँ। अब कॉलेज सिलेक्शन कैसे करना है, ब्रांच सिलेक्शन तो हो गई, कैंपस एनवायरनमेंट, ये सब जहाँ पर थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छा हो, स्किल डेवलपमेंट, को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, ये सब मैं आपको थोड़ी बहुत शॉर्ट में बात करने वाला हूँ। देखिए, ये इस टाइप का एनवायरनमेंट हर एक कॉलेज में या तो अच्छी कॉलेज में होना चाहिए, तभी जाके आपका, क्योंकि एनवायरनमेंट अगर किसी एक बंदे को अगर इंग्लिश नहीं आती है, उसको US के अंदर कोई भी सिटी में रखा जाए तो वो एनवायरनमेंट के हिसाब से ढल के अपने आप वो इंग्लिश बोलने लगेगा। सेम वे एनवायरनमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ पर बहुत ही एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हैं, न्यूसेंस बिल्कुल नहीं, गर्ल्स के लिए न्यूसेंस ज़ीरो, जैसे घर में फील करते वैसे ही यहाँ पर फील करते, ताकि एनवायरनमेंट ऐसा बने और वर्कहोलिक बने। ऐसे काफ़ी क्लब्स हैं हमारे यहाँ पर जो बच्चे ही बच्चों को सिखाते हैं। बस डेफिनेटली फैकल्टी जो है उसको मेंटरिंग करते हैं, उसके पीछे रहते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, उसको गाइड करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एजुकेशन का पर्पज़ है कि अपने पैरों पे वो खुद खड़ा हो जाए या खड़ी हो जाए। तो इस करने के लिए उसको बार बार स्पून फीडिंग करना पड़ेगा। जैसे हमने 1 स्टैंडर्ड टू 10 स्टैंडर्ड या 12th तक जो स्पून फीडिंग किया, ये पढ़ लो, ये चीज़ मगअप कर लो, उसके अलावा कुछ नहीं, ऐसा अभी नहीं चलेगा, क्योंकि आगे जाके आपको जॉब करनी है और जॉब में प्रॉब्लम्स डिफाइन नहीं आएंगे, अनडिफाइंड प्रॉब्लम्स को ही आपको सॉल्व करना है। कंपनी आपको ऐसे प्रॉब्लम देगी जो उससे सॉल्व नहीं हो रहे, तभी जाके आपकी रिक्वायरमेंट, इंजीनियर के तौर पे आपकी रिक्वायरमेंट वहाँ पर है, और वही रिक्वायरमेंट आप सॉल्व तब कर पाओगे जब आपने स्पून फीडिंग के तौर पे सीखा नहीं होगा, अपने आप कुछ सीखा होगा। और ऐसा एनवायरनमेंट जिस कॉलेज में है वो ही प्लेसमेंट ज़्यादा दे पाएगा। सो ये सब इंडस्ट्री एक्सपोजर उसको चाहिए, ताकि इंडस्ट्री में जाके पता चले कि क्या एक्चुअली हम लोग इंडस्ट्री में इस तरह से भेजते हैं कि भाई आप जाओ 10 दिन रह के आओ, हमने यहाँ पर कम्युनिकेशन कर दिया है, बाकी का जो है वो हम संभालेंगे, हमें कोई भी सर्टिफिकेट इंडस्ट्री के साइड से नहीं चाहिए। हम लोग चाहते कि हम लोग जब आप इंडस्ट्री आप जब जा रहे हो वहाँ पर, तब कोई भी दिन हम लोग विजिट करें तो आप उस पर वहाँ पर प्रेजेंट रहने चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री का एनवायरनमेंट दिखेगा, उसको पता चलेगा कौन सी कैडर, कौन सी पोजीशन वहाँ पर रहती है, और वो पोजीशन पाने के लिए हमें क्या मेहनत करनी पड़ेगी, क्या स्किल चाहिए। तो अगर उसको दिमाग में समझ में ही नहीं आता, उसने कुछ कभी विजुलाइज नहीं किया होता, तो वो पोजीशन के लिए वो इंक्लाइन कैसे होगा। अगर वो इंक्लाइन नहीं होगा तो वो पोजीशन कैसे मिल पाएगी उसको। और हम लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक बार पढ़े और फिर उसको अच्छी सी जॉब मिल जाए, कैसे मिलेगी अगर ये सब नहीं है तो आपको ये
जो इंडस्ट्री एक्सपोजर है उसको कम्प्लीटली दिमाग में रख के चलना है कि हर एक सेमेस्टर में एक इंडस्ट्री विजिट एटलीस्ट होनी चाहिए हर एक कॉलेज में जहाँ पर आप पढ़ रहे हो। ये सब थोड़े बहुत स्नैप्स से जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री एक्सपोजर किस तरह से मिलती है स्टूडेंट्स को और किस तरह से वो स्टूडेंट्स लेते हैं। उसके अलावा भी जैसे मैंने बताया कि स्किल्स जो है, अभी स्किल्स की डिमांड है, स्किल के बेस पे ही चलने वाला है सब कुछ। अगर आप फर्स्ट क्लास लेके आए हैं पर आपके पास स्किल नहीं है तो इंडस्ट्री आपको नहीं रहेगी, इवन गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिलेगी, और गवर्नमेंट भी ज़्यादातर रखने वाली नहीं है। अब गवर्नमेंट के रूल्स स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि मेरे पास भी डेफिनेटली स्किल्स है जिसके बेस पे मैं जो आगे जाके आपको, आपकी कंपनी को या गवर्नमेंट की उस डिपार्टमेंट को आगे लेके जा सकता हूँ, प्रमोट कर सकता हूँ, अच्छी प्रोडक्टिविटी दे सकता हूँ। तो उसके लिए स्किल चाहिए। तो हमने हर एक सेमेस्टर में 20 आवर्स की स्किल डिफाइन किए हैं, और वो भी डोमेन बेस्ड। जैसे कंप्यूटर की अगर बात करें तो सेमेस्टर 2 के अंदर डिफाइन किया जाएगा कि आप वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हो, मोबाइल एप्लीकेशन, डेटाबेस, एनिमेशन या नेटवर्किंग, और उसके बेस पे 20 आवर्स एवरी सेमेस्टर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल, उसका मतलब है आपको लेबोरेटरी में काम करना है, इंडस्ट्री में जाना है, ट्रेनिंग लेनी, ये सब इसके अंदर आएगा। और इसका फ़ायदा ये है कि आगे जाके कोई अदर कॉलेजेस का कोई स्टूडेंट जो है वो और आप दोनों कंपनी में बैठोगे, जो वेब डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट लेके आई है, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि आपने एवरी सेमेस्टर 20 घंटे जो है मिनिमम 20 to 30, कभी कभी कोई एक सेमेस्टर में बढ़ जाएगा, किसी में 20 रहेगा, किसी में 30 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इतने आवर्स एक्स्ट्रा काम किए ताकि आपको उस डोमेन का, उस फील्ड का, कंप्यूटर में भी इतने सारे फील्ड्स आते हैं, उसका भी आपको नॉलेज हो ताकि आप आगे जाके कंपनी में बेस्ट परफॉर्म कर पाओ, और उस हिसाब से हमारे प्लेसमेंट भी ज़्यादा होते हैं। मैं आपको बताऊँगा। तो ये सब स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो मैकेनिकल के हैं, ये सब इलेक्ट्रिकल के, और ये सब सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के, जिसके बेस पे हमारा मैक्सिमम प्लेसमेंट्स होता है। तो ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की थोड़ी बहुत स्नैप जो आपको दिखा रहा हूँ, जो इंडस्ट्री में जाके या यहाँ वहाँ जाके सब कुछ उसको करना पड़ता है। ये सब सिलेबस में नहीं है, बट ये इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, और इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट अगर फुलफ़िल नहीं करेंगे तो जो मैं पहले बोल रहा था कि हमें पढ़ते ही रहना है, ऐसा नहीं है। हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में गए, फिर सेकंड में आए, फिर थर्ड में आए, हमारे बच्चों को डाला थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे नहीं है। अभी कॉलेज करके फिर अगले स्टैंडर्ड में डालना है, ये 12th में जाके फिर 13 में नहीं जाना, हमें कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जाना है। और कॉलेज का फर्स्ट ईयर शुड बी डिफरेंट, मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड। जैसे मैथडोलॉजी, टीचिंग सब्जेक्ट तो डिफरेंट होंगे ही, पर उसकी मैथडोलॉजी भी डिफरेंट होनी चाहिए, तभी जाके वो आगे जाके पढ़ता नहीं रहेगा, बट एक टाइम ऐसा आएगा 4 साल के बाद कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। तो ये करने के लिए ये सब रिक्वायरमेंट हम लोग, इंडस्ट्री विजिट की मैंने अभी बात की, इंडस्ट्री ट्रेनिंग की बात की, ये सब जो है वो उसकी स्नैप से आप पोज करके भी देख सकते हो, और धीरे धीरे चेंज करके भी आप चल सकते हो। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ये सब पैरामीटर्स, जहाँ पर जाके इंडस्ट्री ट्रेनिंग ली, कितने स्टूडेंट्स ने इंडस्ट्री ट्रेनिंग ली, ये सब डेटा हमने यहाँ पर डाला है। तो आप देख सकते हैं ये सब इंडस्ट्रीज़ है। उसके अलावा ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के साथ के बेस पे हमने काफ़ी सारे MOUs किए, 250, अभी तो 300 प्लस MOUs हो गए। तो ये MOU का मतलब क्या है कि हमने इंडस्ट्री के साथ ऐसा डिसाइड किया कि एक इंडस्ट्री है, वो यहाँ पर हमारे बच्चों को अलाउ करेगी, वहाँ पर जाके वो बच्चे ट्रेनिंग ले पाए, वहाँ पर जाके वो इंडस्ट्री को देख पाए, इंडस्ट्री में क्या क्या काम होता है वो जान पाए, सब्जेक्ट जो है वो जो पढ़ते हैं उसका रियलाइजेशन कर पाए प्रैक्टिकली, उसके साथ में उसको अगर चाहिए तो सर्टिफिकेट्स भी मिले, और आगे जाके हो सकता है कि वही इंडस्ट्री उसको प्लेसमेंट भी दे। तो इस बेस पे हमने काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ का MOU किया है ताकि हमारा बच्चा जो अच्छी तरह से प्लेस कर पाए। जो भी कॉलेज ऐसा काम करती है वो बेस्ट है, पर आप डेप्थ में जाइए। देखिए, मैं यहाँ पर एक कहना चाहता हूँ कि कंपनी को यहाँ पर बुलाना, जैसे कोई कंपनी है, कोई कॉलेज एडवर्टाइज देती है कि जैसे हमारे यहाँ पर 50 कंपनियाँ इस टाइम आई थी, 50 बराबर, बट उसमें से कितने स्टूडेंट्स को प्लेस करके गई, कितने स्टूडेंट्स को लेके गई, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, मैं अगर एक सिंपल सी उसको फैसिलिटी दूँ, कार दूँ यहाँ पर आने के लिए, TADA दूँ अच्छी सी, उसके सर्वर आकर उसको होटल के रूम बुक कर दूँ उसके साथ, तो डेफिनेटली वो कंपनी यहाँ पर आएगी। बट वो कोई स्टूडेंट्स को लेके नहीं जाएगी, क्योंकि लेके जाएगी तो उसको सैलरी देनी पड़ेगी,
तो वो ऐसा क्यों करे, उसकी अगर कुछ बेनिफिट उस कंपनी को हो तभी ऐसा करेगी। तो हमारे बच्चे जो प्लेस हो रहे हैं उसका रीज़न ये स्किल डेवलपमेंट 20 to 30 आवर्स पर सेमेस्टर वो पढ़ते हैं, 7 सेमेस्टर में आते हैं, तब जाके वो अपने आप वो कंपनी अदर स्टूडेंट्स के डिफ्रेंशिएशन में हमारे स्टूडेंट्स को अच्छा आंक पाते हैं और उसकी प्लेसमेंट हो जाती है। तो ये फ़ायदा है। आप देखिए कि कितने बच्चों को प्लेस किया है, नहीं कि देखिए कि कितनी कंपनी आ रही है, इसलिए मैं यहाँ पर रुका था। उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर पढ़ना ही सिर्फ सब कुछ नहीं है। स्टूडेंट्स को होना चाहिए कि हमने कॉलेज लाइफ भी एंजॉय की है, तो पढ़ने के साथ साथ करिकुलर एक्टिविटी भी होनी चाहिए। हमारे यहाँ पर हर साल कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है। मेंटरशिप प्रोग्राम हर एक 20 स्टूडेंट्स पे एक फैकल्टी जो है वो सभी टाइप के उसके जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्यूशन देता है। ऐसा नहीं कि जस्ट सब्जेक्टिव उसको कुछ प्रॉब्लम है तो उसकी सॉल्यूशन दे, नहीं, उसके फ्रेंड के साथ कुछ झगड़ा हो गया, कोई फ्रेंड इग्नोर कर रहा है, कोई बाहर कोई और प्रॉब्लम है, फैमिली में कुछ एक प्रॉब्लम है, वो उसके बेस पे वो डिप्रेस है, तो इस टाइप की हेल्प कहाँ से मिलेगी? तो मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू मिलेगी। ये होना चाहिए क्योंकि यूथ अभी बौखलाया हुआ है, मैं बोलता हूँ इस सिचुएशन, ये पेंडेमिक सिचुएशन में यूथ को पता नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना। हम बड़े भी टेंशन में है तो बच्चे तो रहेंगे ना, तो उसको कुछ सपोर्टिव चाहिए, और सपोर्ट नहीं मिलता है तो ये एज ऐसी होती है बच्चों की कि वो कहीं पर भी डाइवर्ट हो जाए, और उस डाइवर्ट से हमें रोकने के लिए ये मेंटरशिप प्रोग्राम हमारा बहुत ही कारगर है। हमारा अच्छा रिजल्ट आ रहा है, उसका रीज़न एक मेंटरशिप प्रोग्राम है। बच्चा एवरेज अगर उसके मार्क्स है 12th में, फिर भी वो अच्छी रिजल्ट्स लेके आता है, अच्छे प्रोजेक्ट्स करता है, टीवी पे उसका नाम आता है, न्यूज़पेपर में उसका नाम आता है। वो क्यों? क्योंकि वो मेंटर उसके पीछे खड़ा है, वो उसको मोटिवेट करता रहता है। उसके अलावा इतने सारे क्लब्स है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये सभी क्लब्स में से काफ़ी ऐसी स्किल्स जो है उसको डेवलप होती है जो अंदर पड़ी हुई, जैसे वो सिंगिंग है, म्यूज़िक है, डांसिंग है, या ये सब चीज़ आइडियाज़ जो है वो यहाँ से बाहर आते हैं। उसके अलावा भी हमारा स्पेशल जो है वो IIT बॉम्बे के साथ टाई अप है। हमारा कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसमें पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स जिसमें पार्टिसिपेट होते हैं, ऐसी सोसाइटी है, उसमें भी हमारा टाई अप है। ऐसी 5-6 अलग अलग और भी टाइप्स, इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल, रेफ्रिजरेशन के लिए, कंप्यूटर IT के लिए, और ओवरऑल इंडियन सोसाइटी फॉर टेक्निकल एजुकेशंस IST के साथ भी हमारा टाई अप है। तो ये सब जो है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स जो है एक और ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ हमारा टाइप है, जिसके बेस पे बच्चा जो है वो कुछ कर, ये सब टाइप शायद कम ही कॉलेज के पास होंगे, बट साथ में उसमें जो एक्टिविटी होती है वो इम्पोर्टेंट है। टाइप करने से कुछ काम नहीं होता। आप देखिए कि कॉलेजेस के अंदर कैसे टाइप्स है, और उस टाइप्स के अंदर कौन कौन सी रेगुलर एक्टिविटी, एक साल हुई, दूसरे साल नहीं हुई, तीसरे साल हुई, ऐसा नहीं, हर एक साल कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट उस एसोसिएशन का, उस टाइप का मिलना चाहिए बच्चों को। वो इम्पोर्टेंट है, तभी जाके वो फ्यूचर जो है उसका अच्छा होगा। ये सब जो मैंने आपको बताया थोड़े बहुत स्नैप्स उसके यहाँ पर है, जो हमने यंत्र है, ये सब सोसाइटीज़ अभी चल रही है। जिसको एंटरप्रेन्योर बनना है, जिसको बिजनेसमैन बनना है, उसके लिए स्पेशल ब्रांच गवर्नमेंट की यहाँ पर खोली हुई है, जिसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल। जो एंटरप्रेन्योर बनाता है, जो बिजनेसमैन बनाता है, उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसको कैसे सोचना चाहिए, किस तरह से रिक्वायरमेंट गैदर करनी चाहिए, किस तरह से खुद का बिजनेस अगर है तो उसको आगे लेके जाना है, और खुद को बिजनेस करना है तो क्या करना होगा, किस तरह से वो 100% सक्सेस हो पाएगा। ये सब कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया में से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल की तौर पे उसके अंडर आपको बताया जाएगा। उसके अलावा भी इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम चलते हैं। यहाँ पर हमारे काफ़ी स्टूडेंट जो है वो अभी मोर देन 20 स्टूडेंट्स फॉरेन में हमारे मास्टर डिग्री के लिए बच्चे गए हैं। यहाँ पर हमारे पास एक फॉरेन स्टडी का सेल है जो आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि फॉरेन स्टडी करने के लिए किस तरह से जाना। आप बिलीव नहीं करेंगे, फॉरेन स्टडी विदाउट सिंगल पेनी जा सकते हैं स्टडी करने के लिए, बट उसके लिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपर प्रिपरेशन चाहिए, तब जाके होता है। और वो भी ऐसा नहीं कि 7 सेमेस्टर में फाइनल ईयर में आ गए तब जाके करेंगे तो चलेगा, नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर से ही, सेकंड सेमेस्टर से ही ये सब एक्सपोजर मिलने चाहिए, तभी जाके वो अच्छी तरह से वो विदाउट पेनी वो फॉरेन जाके स्टडी कर पाता है। ऐसा नहीं है कि फाइनली हो गया, नो। सो ये सब कहाँ पर हो रहा है, ये इम्पोर्टेंट। ये सब आप देख रहे हैं कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, जैसे
ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ये परमार हर्षजीत जो कर रहा है वो ओंटारियो की यूनिवर्सिटी है, ओंटारियो कनाडा में 2 बच्चे काम कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट में काफ़ी स्टूडेंट्स हैं। तो आप पोज करके देख सकते हैं, मैं सबकी डिटेलिंग नहीं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी फर्स्ट बैच का प्लेसमेंट है, काफ़ी स्टूडेंट्स प्लेस हो गए। मैंने बताया उसका रीज़न, यहाँ पर दी गई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंडस्ट्री एक्सपोजर और इंडस्ट्री टाइप्स हैं, जिसके बेस पे हमारे बच्चे अच्छे से अच्छा पैकेज के साथ प्लेस होते हैं। ये परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट भी है, आप देख सकते हैं कितने % स्टूडेंट्स प्लेस भी हुए, पोज करके भी देख सकते हैं। ये सब प्लेसमेंट के डेटा है। अभी 7 सेमेस्टर में मोर देन 50% स्टूडेंट्स गेटिंग प्लेस। पेंडेमिक होने की हुआ है, उसकी भले हो गया, फिर भी हमारे बच्चे प्लेस हो गए। और अभी डिमांड भी इतनी ज़्यादा है, अभी अवेलेबिलिटी नहीं है बच्चों की कि वो हम लोग प्लेस कर पाए, ऐसी सिचुएशन आ गई। दो पेंडेमिक सिचुएशन इज़ देयर। तो ये सिचुएशन, लास्ट चीज़ आपको मैं थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ, पेरेंट्स काउंसलिंग। हमारे यहाँ पर एवरी सेमेस्टर, मतलब कोई भी कॉलेज जो है उसके अंदर ये होना चाहिए। मुझे पता नहीं, हम लोग 12th स्टैंडर्ड तक जो बच्चे पढ़ते हैं तब पेरेंट्स मीटिंग होते हैं, कॉलेज में आते ही पेरेंट्स मीटिंग ख़त्म हो जाती। मैं ये नहीं कह रहा कि पेरेंट्स मीटिंग का पर्पज़ ये होना चाहिए कि आपको कितने मार्क्स आए, असाइनमेंट किए कि नहीं, अटेंडेंस कितनी है, ये सब जानने के लिए पेरेंट्स मीटिंग नहीं। पेरेंट्स को स्टूडेंट्स के साथ कैसे कौन सी बात करनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हम लोग क्या करते हैं, आप खुद फील करते होंगे। जब हमारा लड़का और लड़की फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे या केजी में थे, अपर लोअर केजी में, तब उसके साथ हम लोग जितना टाइम स्पेंड करते थे उतना टाइम स्पेंड क्या हम लोग 10th में जब बच्चा हमारा आया तब करते हैं, या 12th में जो हमारा बच्चा आया तब करते हैं। हम लोग क्या पूछते हैं, भाई ट्यूशन बराबर रहा, आज क्या पढ़ाया, क्या सब्जेक्ट किया, कौन सी टेस्ट थी, कितने मार्क्स आए, उसके अलावा कुछ नहीं। इससे क्या प्रॉब्लम होती है मैं आपको बताता हूँ कि जैसे स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बड़ा होता जाता है तो हमारे के साथ उसका कांटेक्ट कम होता जाता है और धीरे धीरे उसके फ्रेंड के साथ उसका जो कांटेक्ट है वो बढ़ता जाता है। अब फ्रेंड्स जैसे 10th में आए, 12th में आए, अब कॉलेज में भी आ गए। तो कॉलेज में तो जैसे आते ही हम लोग छोड़ देते कि भाई अब कॉलेज में आ गया, सब कुछ अपने आप कर लेगा, हमें कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं। हम लोग कॉन्टेक्ट आवर्स जो है वो कम कर देते या ज़ीरो कर देते, ऑलमोस्ट, आपको भी पता होगा। बट इससे क्या होता है, अगर जो फ्रेंड सर्कल होता है अगर वो अच्छा निकला, अच्छा रहा, सब फ्रेंड्स अच्छे होंगे तो अच्छा रहेगा, वरना वो गलत संगत में पढ़ के ड्रग्स एडिक्ट भी हो जाता है, सिगरेट पीने लगता है, टाइम वेस्ट करने लगता है, काफ़ी कुछ हो सकता है, मैं आपको नहीं बता पाता। बट अगर हमारा कम्युनिकेशन उसके साथ अच्छा है तो ये शायद हो सके कि हम उसके फ्रेंड बन जाए और हम उसको उस टाइप के चंगुल से बचा पाए। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। फॉरेन में तो गवर्नमेंट ने स्पेशल प्रोग्राम चलाया है, पेरेंट्स टाइप्स, पेरेंट्स कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स, कि जिसके बेस पे पेरेंट्स के साथ इंस्टीट्यूट जो है कोलैबोरेटिव रहती है, उसको बताती है कि इंस्टीट्यूट में क्या चल रहा है, आप बच्चे को क्या पूछ सकते हो, आप कौन से टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हो, कौन से सेमेस्टर में आपको कौन सी सपोर्ट अपने सन और डॉटर को देनी है। वो अगर पेरेंट्स को पता होता है तो पेरेंट्स का जो डेवलपमेंट होता है वो डिफरेंट ही होता है। मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसा करो, कोई इलेक्ट्रिकल का बच्चा है या मैकेनिकल का बच्चा है तो आपकी बाइक ख़राब हो गई तो आप उसको बोलोगे बेटा तू ठीक कर दे, भले ही वो बिगड़ जाए पर तू ठीक कर दे, तो उसको जो जोश आएगा ठीक करने में और उसको ठीक करने की प्रोसेस में जो सीख मिलेगी, जो ट्रेनिंग मिलेगी, वो बहुत बढ़िया है। अगर मम्मी बोलेगी कि मुझे बेटा एक एप्लीकेशन बना दो जिसके अंदर मैं हर एक दिन का जो मैं खर्चा कर रही हूँ वो खर्चा मैं लिख पाऊँ और मुझे लास्ट में पता चले कि भाई मंथ के एंड में मैंने कितना खर्चा किया, मेरा बजट जो है वो मैनेज कर पाऊँ, ऐसी एक एप्लीकेशन मुझे कंप्यूटर में बना दो बेटी, तो वो जो बच्ची जो लर्न करेगी उसके अंदर वो बनाने के लिए वो कुछ अलग ही होगा और उसकी प्लेसमेंट कोई नहीं रोक सकता। मैं बता देता हूँ, हमारे पेरेंट्स कम्युनिकेशन की पर्पज़ ही यही है। हर एक सेमेस्टर में हर एक ब्रांच के पेरेंट्स, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को बुला के हम लोग उसके साथ 1 घंटे का कम्युनिकेशन करते हैं, उसको कहते हैं कि आप किस तरह से बच्चों को मोल्ड कर सकते हो, हमें किस तरह से सपोर्ट कर सकते हो, क्या आप करोगे, क्या हम करेंगे, अल्टीमेटली उसका ओवरऑल डेवलपमेंट क्या होगा, वो हम लोग हर एक सेमेस्टर में डिस्कस करते हैं। तो ये है पेरेंट्स काउंसलिंग प्रोग्राम। हमारे पास काफ़ी अवार्ड्स भी है। इसके अलावा अल्टीमेटली इस सेशन का पर्पज़ यही था
हाँ, कि हम लोग गोल तक, जब तक हमें गोल नहीं प्राप्त होता तब तक हम लोग कुछ ना कुछ मेहनत करते रहे अपने बच्चों के लिए, अपने कुटुंब के फ्यूचर के लिए, अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए, क्योंकि बच्चा ही हमारा फ्यूचर है, हमारी फैमिली का फ्यूचर है और आगे जाके वो नेशन का फ्यूचर है। बट अल्टीमेटली वो स्टार्ट फ्रॉम आवर फैमिली, सो वी हैव टू बी अवेक, ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। तो अल्टीमेटली मैं समअप करूँ थ्योरेटिकल नॉलेज के, जहाँ पर G2 का रिज़ल्ट अच्छा हो, एकेडमिक कैलेंडर अच्छा हो, रिव्यू सिस्टम हो, हमारे यहाँ पर रिव्यू सिस्टम है, आप बच्चे को पूछ सकते हैं। अगर बच्चा एक दिन भी एब्सेंट रहा तो आपको SMS मिलेगा कि आपका बच्चा पार्शियल या फुल्ली एब्सेंट है कि नहीं, ताकि आपको पता चले कि बच्चा कहाँ जा रहा है। कॉलेज में आके बच्चा बिगड़ना नहीं चाहिए उसकी। मैं आपको बताता हूँ, कॉलेज का टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 12th तक हम लोग सोचते हैं कि भाई चलो ख़त्म हो गया, मतलब बहुत कर लिया हमने, 12th अच्छा चला गया तो मतलब भविष्य सेट। नो, कॉलेज में जो करते, मुझे बताइए आपको आपके 12th का कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक याद है? नहीं याद होगा। जो आपको उसके बाद जो ट्रेनिंग मिली, उसके बेस पे आप अपने पैरों पे जो खड़े हुए और उसमें से जो सीख आपको मिली, वो आपका लाइफ बना देती है। अगर वो अच्छी रही तो अच्छी लाइफ, अगर बुरी रही तो बुरी लाइफ। तो हम लोग तय करें आज कि हम लोग ये ना सोचें कि 12th निकल गया मतलब काम ख़त्म। अब भी शुरुआत हुई है, जो भी जहाँ से भी आपको ये सीख मिले आप ले लो, उसको दिमाग में बिठा लो। आपको, आपके बच्चे को 4 साल तक काम आने वाली है, या तो आपकी जो कुटुंब है उसका भविष्य उसके साथ जुड़ा है। तो ये सब आप देख लीजिए, पेरेंट्स कम्युनिकेशन, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल की बात करें, हमारे यहाँ पर हम लोग एक्स्ट्रा एक स्कोर कार्ड देते हैं। कॉलेजेस को ऐसा भी करना चाहिए कि भाई थियोरेटिकल तो पता चल जाता है जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है कि भाई इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आए, ये ग्रेड आया, बट कैसे पता चलेगा कि वो इंटरव्यू में पास होगा कि नहीं, प्लेसमेंट होगा कि नहीं? हमारे यहाँ पर हर एक सेमेस्टर में बाहर से इंटरव्यूअर आते हैं, वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, फिर उसको एक स्कोर कार्ड में लिख के बताए कि क्या मेरिट है और क्या डीमेरिट है, उसने कौन सी एरिया में अच्छा काम किया, कौन से एरिया में नहीं, उसको क्या करना चाहिए, और ताकि वो प्लेसमेंट अच्छी तरह से ले पाए। तो ये हम लिख के स्कोर कार्ड के तौर पे हम लोग बच्चों को देते हैं, ताकि बच्चों को पता है कि वो प्लेसमेंट के लिए कितने रेडी है। ऐसी चीज़ होनी चाहिए, प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए। आपको काफ़ी कुछ ऐसे, हमारे वेबसाइट पे जाए, कितनी सारी न्यूज़पेपर ने कवरेज लिया है, कितनी सारी न्यूज़ चैनल ने हमारी कवरेज ली है कि बच्चे ने ये इनोवेटिव काम किया, ये इनोवेटिव काम किया, ये मशीन बनाया, ये एप्लीकेशंस बनाई, ये गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया और ये काम किया। ये सब चाहिए, क्योंकि अभी उसको पढ़ते ही नहीं रहना है, उसको प्रोफेशनल लाइफ में, सोसाइटी में आना है। तो ऐसा कुछ एक्सपोजर यहाँ से मिले तभी जाके वो कर पाए। ऐसी एक्सपोजर सब जगह पर होनी चाहिए, सभी कॉलेज में होनी चाहिए। जैसे एक्स्ट्रा स्पेशल लेबोरेटरीज़ हमारे यहाँ पर है तो सब जगह पर होनी चाहिए। प्रोजेक्ट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होने चाहिए। इंडस्ट्रियलाइजनिंग, जैसे मैंने बताया, MOUs, एक्सपर्ट टॉक एंड डिपार्टमेंट ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही पूरा कॉलेज का एक ही प्लेसमेंट सेल हो। हमारे यहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट में प्लेसमेंट सेल है, हर एक डिपार्टमेंट प्लेसमेंट अपनी इंडिविजुअल करता है, ये होना चाहिए। अगर मैकेनिकल को कैसे पता चलेगा कंप्यूटर में कैसे प्लेसमेंट होगी, और कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा सिविल में कैसे प्लेसमेंट होगी? हर एक डिपार्टमेंट का खुद का प्लेसमेंट सेल है, तभी जाके वो पता चलेगा। तो ये सब है, टाई-अप्स होने चाहिए एंड प्लेसमेंट पॉलिसी भी होनी चाहिए, किस तरह से प्लेसमेंट कर सकते हैं। आपको डिटेलिंग जानना है इस सब बारे में, जो भी आज हमने डिस्कस किया, तो gmit.edu.in पे जाइए और आप इन्फॉर्मेशन लीजिए। उसके अलावा आप हमारे फैमिली के मेंबर्स हो, आप इस फ़ोन पे नंबर पे 7574949494 के ऊपर फ़ोन कीजिए, और जो भी प्रोग्राम्स जो यहाँ पर चल रहे हैं, जो 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के प्रोग्राम जो चल रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। अल्टीमेटली ये पर्पस है कि आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले, जो इन्फॉर्मेशन के बेस पे आप अच्छी प्लानिंग कर पाओ, और अच्छी प्लानिंग अगर की है तो एग्जीक्यूशन अच्छा होगा, और एग्जीक्यूशन अच्छा होगा तो भविष्य अच्छा ही होगा। मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ। कुछ भी क्वेरी है आप डेफिनेटली मुझे भी मिल सकते। हमारा पूरा ग्रुप, नाकरानी सर, अविनाश भाई, पुरोहित सर, उमंग सर, सब मिल के एक ही आशा करते हैं कि हमारे बच्चे जहाँ पर भी जाए वो सक्सेसफुल हो,
पूरी इन्फॉर्मेशन लेके जाए, ताकि आगे जाके वो कहीं पर भी उसको बैक आना ना पड़े। फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूबल टाइम। आप इसको रिपीट कर करके भी देखिए, आपके लिए अच्छा है। एंड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वी आर अवेलेबल फॉर ऑल द टाइम टू सपोर्ट आर स्टूडेंट्स, ज्ञान मंदिर ग्रुप स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। Thank you very much. Thank you very much for sparing your time. Thank you.